बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक और आज अब्दुर्रऊफ साहब मेरे साथ मौजूद नहीं बिकॉज उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सो इंशाल्लाह कल वो हमें ज्वाइन करेंगे। बट मैं इस दुआ इस उम्मीद के साथ आपको आज के शो में खुशामदीद कहती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। क्योंकि अगर मैं लाहौर की स्पेसिफिकली बात करूँ, फॉग बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से सांस लेने में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। सीजनल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और रात को तो बहुत ज़्यादा फॉग थी जिसकी वजह से ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। और अभी की सूरत हाल देखें तो मोटरवे को कई मकामात से बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो फ़ज़ाई ऑपरेशन है वो भी बहुत हद तक मुतासर है। सो शहर इक़्तिदार की क्या सूरत हाल है, हरमीत का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप और यहाँ पर क्या सिचुएशन है मौसम को लेकर, फॉग को लेकर ओवरऑल? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल रोमा, अगर हम देखें तो लाहौर में जब मैं था तो लाहौर की सिचुएशन मुझे आज भी याद है कि सुबह के टाइम बल्कि ऐसा लगता था कि भैया बहुत अंधेरा है, अभी ये सो जाओ। अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो इस्लामाबाद में मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। धूप निकली है, मैंने पूरा नीला नीला ये अंबर है, तो बड़े मज़े की धूप है। और मौसम में ये तब्दीली आई है कि जिस तरह ठंड होनी चाहिए थी उसी तरह आज हमें फील नहीं हो रही है, बल्कि ठंडी हवाएं अक्सर चलती रहती हैं इस्लामाबाद में, लेकिन आज ठंडी हवाओं का रुख मेरे ख्याल में कहीं और है। तो इस्लामाबाद में मौसम बहुत ही खूबसूरत है। और इसके साथ साथ जिस तरह आपने मोटरवे का जिक्र किया तो कई इलाके ऐसे हैं, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में, पिशावर से लेके फिर नौशेरा और कुछ ऐसे इलाकों में वहाँ पर भी फोग बहुत ज़्यादा है। तो फोग का ये जो निज़ाम होता है, अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों को भी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर ज़ाहिर बात है जो ट्रैवल करते हैं, मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र करते हैं, उनको भी कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो एहतियात जो है वो ज़ाहिर बात है एहतियात करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जो टाइमिंग है, अगर मॉर्निंग आपने निकलना है तो जिन इलाकों में ज़्यादा धुंध है तो थोड़ा सा लेट निकलिए अपने कामों के लिए। और कोशिश कीजिएगा कि, क्योंकि जाहिर बात है कि कुछ लोग बहुत जल्दी होती है उनको, कुछ लोग कहते हैं कि भैया चलो जीटी रोड से ही निकल जाएंगे, तो उनसे भी गुजारिश है कि ख्याल रखें, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा इन दिनों में हो रहे हैं, बल्कि हुए हैं। लास्ट मंथ में भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए थे। तो आपकी बात दुरुस्त है। पर बहरहाल इस्लामाबाद की बात करें तो भैया कमाल है, ज़बरदस्त। यानी कि इस्लामाबाद का मौसम अगर आप जिस तरह से बता रहे हैं, मौसम प्लेजेंट है, धूप भी निकली हुई है। बट मैं हैरान हुई हूँ, या शायद मेरा रात को इत्तेफाक हुआ है, मैं एक डिनर पर गई हुई थी डिफेंस वाली साइड पर और मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी डेंस फॉग हो जाएगी। और जब मैं बाहर निकली तो इतना फॉगी वेदर था, इतना फॉगी एटमॉस्फेयर था कि मुझे वहाँ पर ही अपनी गाड़ी ड्रॉप करनी पड़ी और फिर मैं ड्राइवर के साथ आई और मुझे आने में 1.5 आवर, कुछ इससे भी शायद ज़्यादा लग गए। रिंग रोड बंद थी और बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सो मेरे ख्याल में इस सीजन की जो खतरनाक तरीन फॉग है वो मैंने कल रात को विटनेस किया। और मुझे ये भी आइडिया है कि आज सुबह भी जब मैं आ रही थी कम फॉग थी बट खतरनाक ये वाली भी थी। तो फिर मैं वो अपने ही चैनल के टिकर्स वगैरह देख रही थी, वो तर्जुमान मोटरवे बहुत से मकामात पर बंद है और साथ ही साथ ये भी कहना है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। तो वाकई जिस तरह से हरमीत ने कहा है कि बहुत एहतियात की ज़रूरत है और ऐसे औकात में आप लोग सफ़र करें अगर बहुत ज़रूरी भी है, जब फॉग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो रही है। फॉग वाला जो सिलसिला है ये ऑब्वियसली आज भी थोड़ा सा कंटिन्यू करेगा। बट एनीवेज हम शो में आगे बढ़ते हैं और आज की टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगी। डेली डोज के साथ हम आगाज करेंगे। उसके बाद हम आजकल देख रहे हैं पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और स्पेशली यंगस्टर्स की अगर बात करें, छोटे छोटे क्या वेंचर्स किए जाते हैं और ऑब्वियसली ये हमारे मुल्क की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। सो इस पर आगे चलकर डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ सानह मरी को लेकर पंजाब हुकूमत की 5 रुकनी तहकीकाती टीम सयाहों की हलाकत की वजूहात का तयन करने लगी है। कमेटी ने गुज़श्ता रोज़ अपने काम का आगाज़ कर दिया है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे पेशरफ्त कहां तक हुई है। फिर पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला, वजूहात क्या है, ऐसा क्यों फैसला किया गया। बिकॉज हरमीत अगर आपको याद हो, वकार ज़का कुछ रोज़ पहले हमारे साथ जब शो में मौजूद थे तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हुकूमत और स्टेट बैंक इस हवाले से पॉलिसी बना रही है, कहाँ पॉलिसी बननी थी और कहाँ पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। सो इसकी वजूहात जानने की आज कोशिश भी करेंगे।
इसके साथ साथ क़याम पाकिस्तान के वक्त बिछड़ने वाले दो भाई ऐसे थे जिनकी 74 ईयर्स के बाद करतारपुर में मुलाकात हुई है। इनमें से एक भाई आज हमारे साथ शो में मौजूद होंगे, उनकी फीलिंग्स जानेंगे और ऐसा कैसे मुमकिन हो गया लाइक आफ्टर 74 ईयर्स, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। स्पेशल कुछ पैकेजेस हैं, रोमा, एक बात है, हमने जब से करतारपुर साहब का जो कॉरिडोर खुला है ना, तो हमने बहुत सारे ऐसी स्टोरियां हमारे सामने आई हैं जिसमें कई बहनें जो है पार्टीशन में बिछड़ी थी तो वो उनकी मुलाकातें हुई हैं, कई ऐसे लोग जो पुराने दोस्त थे तो उनकी मुलाकातें हुई। लेकिन ये जो स्टोरी है, ये जो आपने शेयर की है, ये बड़ी कमाल की और बड़ी रुला देने वाली है, बड़ी इमोशनल सी स्टोरी है। तो बड़े है, क्योंकि आप देखें ना, फासले जब मिटते हैं तो दिल जुड़ते हैं, बाहें खुलती हैं, लोग मिलते हैं एक दूसरे के साथ और वो जो पुराना एक रिश्ता है वो दोबारा इस्तवार होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस कॉरिडोर के खुलने के बाद कई ऐसे खूबसूरत मनाजिर, कई से खूबसूरत जो रिश्ते हैं वो दोबारा हमने बहाल होते हुए देखे। तो ये जो देखेंगे हम तो बड़ी कमाल की ये स्टोरी है और मेरे ख्याल में जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी काफ़ी महजूज होंगे इससे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो जनाब, ये तो थी आज की टॉप स्टोरी। सभी डेली डोज के साथ आगाज़ करेंगे और डेली डोज से पहले मैं कोविड की थोड़ी सी सिचुएशन अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। हमने कल भी डिस्कस की कि ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो कोविड का जोर एक दफ़ा दोबारा से हम देख रहे हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, हर जगह अब कोविड जो है वो दोबारा से सर उठाने लगा है। तो सिमिलरली सिचुएशन हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। ओमिक्रॉन के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, कराची में बहुत ज़्यादा केसेस हैं और ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की हरमीत अगर बात करें तो जो शरह है केसेस की वो 6% से तजावुज़ कर चुकी है। इसके लिए वही बात कि SOPs का लाजमी तौर पर उनको फॉलो किया जाए और वैक्सीन लगवाई जाए। अगर हम देखें तो कल बरतानिया की जो माहिरीन है उनकी जानिब से भी ये पैगाम जो है वो मिला है कि अब हमें इसके साथ रहना है, अब आदत बनानी होगी। और दूसरी बात ये कि फ्लू की तरह इसको अब समझना होगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह कि इनिशियल स्टेज है और पहले स्टेज से रब ने बहुत सारे लोगों को बचाया हुआ है। कुछ ऐसे, क्योंकि हमने देखा कि वो जो हालात थे, वो जो लॉकडाउन था, वो जो सिचुएशन थी, वो आज भी वो जो मनाजिर हम देखते बड़े खौफनाक किस्म के मनाजिर थे। जिस तरह लाशों पे लाशें हॉस्पिटल से निकाल के दफनाई जाती और अपने जो है अपनों को छूने तक भी वो करीब न जा सकते थे, इस किस्म के जो हालात थे। लेकिन अब अगर हम देखें ये जो दूसरा वेरिएंट आया है तो ये बड़ी तेजी से फैल रहा है। और अगर हम देखें कराची की जो हालात अगर हम देखें तो वहाँ पे बड़ी तेज़ी से ये चीज़ फैल रही है। तो सबसे बड़ी बात जो हमेशा हम कहते हैं कि वैक्सीनेशन कराएं, अपने आप को बचाएं। दूसरी बात यह है कि SOPs ख्याल रखें। मास्क जो है अब तो हमें आदत भी हो गई है थोड़ी बहुत और मास्क लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो कम से कम आप एक बड़ी बीमारी से बच जाते हैं। अब आज भी अगर हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं, देखते हैं तो कई ऐसे दोस्त जो जानने वाले हैं तो वो उनकी जानिब से लिखा होता है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, कोरोना में मुब्तला हो चुका हूँ। तो उससे मुब्तला होने से और दुआ लेने से पहले कबल ऐसा है कि आप एहतियात करें तो मेरे ख्याल में उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। बिल्कुल ठीक, जहाँ तक आपने एहतियात की बात की और आपने कहा हम लोग मास्क लगा रहे हैं, बट मैंने इसी सूरत हाल में बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं। और ये बात हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि लोगों में अब वो कोविड का जो कोरोना का डर और खौफ हमने फर्स्ट वेव के दौरान देखा, दूसरी वेव के दौरान देखा, अब लोग जो हैं वो उस तरह से डर नहीं रहे। ठीक है, डरे ना, बट अपनी इख्तियात लाजमी करें और जो SOP सोशल डिस्टेंसिंग बताई जा रही है, गैदरिंग्स अवॉइड करें, मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। बल्कि मुझे अब ऐसे लगता है कि मास्क जो है वो आपको बहुत सी और चीज़ों से भी महफूज रखता है। स्पेशली ये हमने स्मॉग देखी, फॉग देखी, तो इसमें जो सांस लेने में दुश्वारी होती है तो व्हेन एवर यू यूज़ मास्क उसमें आप बहुत ज़्यादा बेहतर फील करते हैं। सो मास्क के तो और भी बहुत सारे फ़वाइद और इसके अलावा जिस तरह से हरमीत कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात, ये बात तो स्टार्ट से ही कही जा रही है कि अब हमें कोरोना के साथ जीना है। सो हमें इसको अपना लाइफस्टाइल बनाना और लाइफस्टाइल यही है कि SOPs को हमने फॉलो करना है, उनमें किसी भी हद तक रिलैक्स नहीं होना। बिकॉज ये जो वेरिएंट हैं ये बार बार तब्दील हो रहे हैं, कोरोना डिफरेंट शक्लों में हमारे सामने आ रहा है। सो बचने का एक ही तरीका है। जहाँ तक ओमिक्रॉन की बात है, बहुत से लोग हरमीत, मैंने ये कहता उनको देखा है और सुना है कि जी ये तो इतना डेंजरस है ही नहीं। सो यहाँ पर ये जो आपके माइंड में एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर लें कि ये बिल्कुल जिस तरह से कहा जा रहा है उतना ख़तरनाक तो नहीं है। बट अगर ये किसी ऐसे इंसान को लग जाए जिसके अंदर ऑलरेडी कोमॉर्बिड कंडीशंस है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लीथल साबित हो सकता है। स्प्रेड बहुत तेज़ी से हो रहा है, सो एहतियात लाज़मी सबसे मैं अगर ये कहूँ कि अगर ख़तरनाक नहीं है लेकिन आप जिस प्रोसेस से गुजरते हैं, जो
तकलीफ होती, क्योंकि मैंने कोरोना गुजारा है तो मुझे पता है कि जिस तकलीफ से, जिस मराइल से बंदा गुजरता है, तो जाहिर बात है वो सारी चीज़ें सिम्टम इसी में है, और आपको वही तकलीफ, वही छींके, वो तकलीफ, आप लेटे रहते हैं घर में पूरा दिन या किसी बेड में या हॉस्पिटल के बेड पे, तो उस तकलीफ में बेटर है कि आप एहतियात करें, आप ख्याल रखें अपना, क्या है, हाथ धोने, थोड़ा सा साफ सुथरा रहना है, और जाहिर बात है मास्क लगाना है और लोगों से थोड़ा सा फासला रखना है। तो कम से कम अब अगर हम देखें तो इस चीज को, एक तो रूटीन हमारी बन चुकी थी ऑलरेडी, इस प्रोसेस से हम गुजरे हैं, अब थोड़ा बहुत एहतियात है जो अगर हम करें तो कम से कम इस वेरिएंट से हम बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और साथ ही साथ इसके साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये भी है कि तालीमी इदारों से मुतल्लिक फैसला कि स्कूल्स खुले रहेंगे या बंद रहेंगे। सो आज बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम जो हैं उनका इजलास आज होगा, जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि जो सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो रही है कोरोना को लेकर, सो इसमें स्कूल्स बंद रहेंगे या खुले रहेंगे, सो ये फैसला आज हो जाएगा। एनीवेज अभी हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे, और नेक्स्ट स्टोरी हरमीत हमारे पास सऊदी अरब से है। हम देखते हैं कि ऊँटों के बहुत ज़्यादा जो फेस्टिवल्स हैं, मेले हैं, वो सऊदी अरब में मुनक्किद किए जाते हैं, और ना सिर्फ सऊदी बल्कि जो दीगर गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो शौकीन अफराद हैं, जो ऊँट रखने के शौकीन हैं, वो यहाँ पर आते हैं, ऊँटों के साथ आते हैं, इनमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, और यहाँ पर बाकायदा फिर ऊँटों की जो कैमल्स हैं उनकी ग्रूमिंग भी की जाती है। सो इंसानों की तो ग्रूमिंग हमने सुना था, जानवरों की ग्रूमिंग और कैमल्स की ग्रूमिंग ये मैंने पहली दफ़ा ही सुना। सो सऊदी अरब में दुनिया का पहला ऊँटों का ओपन एयर होटल कायम किया गया है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं अपनी बात आगे कंटिन्यू जब पैसा कुछ ज्यादा आ जाता है तो कोई लगाने के लिए कोई ना कोई सुराख तो ढूंढना पड़ता है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा सऊदी अरब के जो लोग हैं, शेख हैं, उनके पास इस किस्म की चीजों के लिए काफी सारा पैसा भी, और उनको बड़ी खुशी होती है। और बड़े, जब ऊँटों की बात आती है तो ये जो मेले लगते हैं वहाँ पे ज्यादातर इन पे खर्चे बड़े किए जाते हैं। आपने पहले से एक स्टोरी जो है वो शेयर की थी जिसमें फैशन जो है वो किया जाता था ऊँटों का। तो बहुत सारी चीजें जो हमारे सामने आती है तो बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो खवातीन जो है हमारी ब्यूटी पार्लर की तरफ जाती हैं कि फेशियल वगैरह करने के लिए। तो आपने जब किया कि बताया था कि भाई ऊँटों की भी फेशियल वगैरह हो रही है, तो ये बड़ी, और दूसरी बात है कि कुछ सर्जरीज भी जो हुई थी उनके चेहरों के हवाले से, ताकि ये बूढ़े ना देखें। बिल्कुल हमारे जिस तरह सेलिब्रिटीज भी ख्वाहिश होती है कि वो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं जिसकी वजह से कम वो जवान रहें। तो ऊँटों के हवाले से जो खबर आई थी, तो ये बड़ी कमाल की, बड़े मजे की खबरें जो हैं सऊदी अरब से आजकल आ रही हैं, और हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब जिस तेजी से इन चीज़ों के हवाले से, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से जो वहाँ पर सरगर्मियाँ हो रही हैं, बड़े मजे की भी हैं। काफ़ी लोग उन पर तनकीद भी करते हैं, तो काफ़ी लोग उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बट बहरहाल अब ये स्टोरी है कि भैया ओपन एयर होटल का क़याम अमल में लाया गया, होटल्स है, हाँ और यहाँ पर होटल का क़याम बिल्कुल, और 120 रूम्स हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर 50 ऐसे खादमीन होंगे जो इन ऊँटों की ग्रूमिंग करेंगे, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। और यहाँ पर ऊँटों के लिए ज़बरदस्त किस्म का खाना भी होगा, जो वो खुराक अपनी खाते हैं, गर्म दूध मुहैया किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि 5 स्टार होटल जैसी सहूलियात इस ओपन एयर होटल में मुहैया की जाएंगी। सो ये मैं सुन के बड़ा हैरान हो रही थी कि कैमल्स के लिए इतना ज़्यादा इंतज़ाम, बड़ी ज़बरदस्त बात है। वाकई शौकीन अफराद का ये काम है, और इसका जो पर डे के करीब रेंट है वो 18,000 के करीब फ़िलहाल इनिशियली रखा गया है। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, और अगली स्टोरी हम 2 रोज़ पहले भी हम देख रहे थे। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर साहिबा जो हैं वो कोविड की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसके बाद वो आईसीयू में एडमिट हुई, और अब उनको नमूनिया का भी अटैक हुआ है, जिसके बायस उनका इलाज वहाँ पर हो रहा है। सो उनकी भांजी ने लोगों से दुआ की अपील की है, बिकॉज उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, सो उनको रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और डॉक्टर्स के मुताबिक मज़ीद 10 से 12 रोज़ उनको रिकवर होने में लग सकते हैं। सो दिस वॉज अनदर अपडेट। हरमीत, आप कोई कमेंट ऐड करना चाहें? बिल्कुल, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हम देखें तो बहुत सारे, जो इससे पहले हमने कहा कि बहुत सारे लोग लाइट ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे भी कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो पब्लिक फिगर है, उनको वो भी इन्वॉल्व हो गए, उनको भी कोरोना हो गया। इसी तरह लता मंगेशकर साहिबा, जो हम बचपन से, यानी हम पैदा हुए हैं तो उनके गाने सुनते सुनते बचपन से लेकर आज तक उनकी जो सुरीली आवाज़, कमाल की वो लेजेंड है। तो हमारी दुआएं उनके साथ है कि अल्लाह उनको सेहत दे और वो सेहत याब हो जल्द से जल्द। अगर हम देखें तो बड़ी कमाल की उनकी उम्र के हवाले से अगर हम देखें तो बड़ी तवील, काफ़ी अरसे से वो इस इंडस्ट्री के साथ तो जुड़ी है, लेकिन अगर हम देखें तो उनके जितने हम उम्र थे, दिलीप साहब चले गए, नूरजहां साहिबा जो है वो
उनको खैर नूरजहां से ये बड़ी भी है उम्र में, लेकिन ऐसे कई लोग थे जो इंडस्ट्री से चले गए, दुनिया से चले गए। और लता मंगेशकर साहिबा के बारे में अगर हम देखें तो भाई ऐसे रिकॉर्ड जो है वो उसने अपने नाम किए हैं जो जिनके लिए लोग सिर्फ सुनने के लिए तरसते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और वो सेहतयाब और जल्द से जल्द अपने घर की तरफ लौट आए। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी के साथ अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ जाएंगे। और अभी तक हमने ड्रोन्स देखे हैं जो कि उड़ते हैं और तैरते हैं। ये दो अलग-अलग ड्रोन्स तो हम देख चुके हैं, बट अब एक ऐसा ड्रोन है जिसमें दोनों खुसूसियात पाई जाएंगी। ज़रूरत पड़ने पर लाइक उसको उड़ाया भी जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे ज़ेरे आब भी उतारा जा सकता है। और मोस्टली जो ज़ेरे आब ड्रोन्स काम करते हैं वो वहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड अगर है या कोई मॉनिटरिंग वगैरह, पानी से मॉनिटरिंग जो रिलेटेड होती है, पिक्चर्स वगैरह उतारने के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। एक नया ड्रोन जिसमें ये दोनों किस्म की खुसूसियात पाई जा रही हैं वो अब मुतारिफ करवाया जा चुका है। हरमीत, कमाल है भाई, कमाल है। मैं वही कहूँगा कि दिन पर दिन हम कहते हैं ना, रऊफ साहब अक्सर ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है जिद्दत इख्तियार करती जा रही, हर एक नए दिन हम देखते हैं तो नई सारी चीज़ें जब सामने आती हैं तो हैरानी भी होती है, लेकिन परेशान इसलिए भी हो जाते हैं कई सारी चीज़ों के बारे में कि सोच के भी कि भैया ये कमाल कैसे हो गया। पर साइंस की दुनिया में नई नई सारी जो इजादात हैं वो बड़ी कमाल की हैं। और इंसान को जो नित नए ये जो इजादात होती हैं तो उसके साथ साथ सहूलियात भी बहुत ज़्यादा मुहैया होती हैं। क्योंकि पहले हम देखते थे कि खुद उतरना पड़ता था, पानी का ताउन करना है, देखना है क्या इन मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। अब वो सारी चीज़ें जो है एक बटन के ज़रिए, एक बटन दबाने के ज़रिए आपको मिल जाती हैं। वो सारी फुटेज, वो सारी चीज़ें पानी के हवाले से या अंदर जो अभी हयात है उनके हवाले से, तो भाई कमाल है। मैं तो कहूँगा कि भाई जो दिन पर दिन ये नई नई सारी चीज़ें आती हैं और नई बड़ी कमाल की स्टोरी आप शेयर करती है तो हमें भी अच्छा लगता है, साथ साथ जो देखने वाले यकीनन उनको भी अच्छा लगेगा। जहाँ पर हम बात करें ना टेक्नोलॉजी में जिद्दत और ये चीज़ें तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। टेक्नोलॉजी में रोज़ बरोज़ नई जिद्दत हम देख रहे हैं, बट मुझे ड्रोन बिल्कुल पसंद नहीं। स्पेशली जब मैं किसी इवेंट पर जाती हूँ, किसी शादी पर जाती हूँ और जब आपके सर के ऊपर से ड्रोन गुजरता है ना, आपको घबराहट सारे बाल खराब हो जाते हैं। इसलिए मुझे नहीं पसंद। अच्छा, बालों की वजह से? हाँ, सारा हेयर स्टाइल सत्यानाश हो जाते हैं। मोस्टली जब मैं शादियों वगैरह पे या इवेंट्स वगैरह में जाती हूँ और ख़वातीन मोस्टली, बिकॉज वो इतने उन्होंने मेहनत की होती है अपने हेयर स्टाइलिंग पर, सो वो कंप्लेन ही करते दिखाई दे रही हो। फिर देखते हैं रिमोट किसके हाथ में। ना जब आप भी किसी शादी में जाती जो ड्रोन चलाने वाले हैं तो उनके पास जाके ना बोला कि भैया मेरी तरफ नहीं भेजना है, बिल्कुल ऐसा ही अब करना पड़ेगा, मेरी तरफ नहीं भेजना। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा हरमीत, अगली स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम देखते हैं हरीम शाह टिकटॉकर, हमेशा वो स्कैंडल्स उनके हम देखते हैं और वो कोई ना कोई नित नए टैक्टिक्स यूज़ करती हैं ताकि वो ख़बरों में रह सकें। अभी आपने देखा होगा 2 रोज़ पहले उन्होंने एक दावा किया था कि वो भारी भरकम रकम लेकर बरतानिया गई हैं और किसी ने उन्हें नहीं रोका। ये आपकी भी नजर से ऑब्वियसली गुजरी होगी। कौन रोकेगा, मुझे ये बताएं। नहीं, अब अगली भी तो जाने। अच्छा, मेरे जैसे और आप जैसे लोगों को रोका जाता है बड़ी आसानी से, और वो पैसे जिस तरह दिखा रही और बता रही और चैलेंज कर रही है एफआईए को, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं हमारे इदारों की बेबसी। जो कुछ करते हैं तो उनके सामने उनके बेबसी का ये आलम है, और हमारे जैसे आम आदमी को पकड़ना है तो बड़े विद इन सेकंड्स पकड़ लेते हैं। अच्छा, उन्होंने ये बिल्कुल ये बात कही थी। अब एफआईए भी हरकत में आ गई है, क्या एक्शन लिया जाएगा और किस तरह से तहकीकात की जा रही है वो हम आगे चल के अपडेट करेंगे। बट हरीम शाह ने अपनी वीडियो में दावा क्या किया था, पहले चल के व्यूअर्स के साथ वो शेयर करते हैं। मुझे एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर यूके आ रही थी, लंदन आ रही थी, और पाकिस्तानी पैसे की कोई वक़्त नहीं है। इससे अच्छा ना पासपोर्ट की ना पैसे की किसी भी चीज़ की, आप करोड़ों में क्या हज़ारों में चेंज करवाओ, और जब आपके हाथ में आते तो जब यूरो में आप कन्वर्ट करवाते हो या डॉलर में तो आपको बहुत ही दुख होता है कि हम कब हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था करेंसी को ऊपर ले जाएंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके, जस्ट बात नहीं कर सके। और बातें भी ऐसी किस दफ़ा जो मरी के हालात थे, और मरी में जो लोगों के साथ हुआ। यूके में इतनी ठंड है और इतनी वो है, लेकिन यहाँ पे तो कभी सर्दी से कोई नहीं मरा, लेकिन मरी में थोड़ी सी बारिश और वो बर्फ़ हुई और लोगों ने की मौत वाकई, अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो हाँ, कहना मैं ये चाह रही थी कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज़्यादा वो करते हैं, तो भी मतलब वो हैं, वो इस बात का ख्याल रखिए।
सो हरीम शाह का क्या कहना था ये तो आपने सुना, और बड़ी अनफॉर्चुनेट हरमीत मुझे सिचुएशन लगती है। अभी तो बहरहाल इन्होंने जो दावा किया वो इससे मुकर गई हैं, बिकॉज FIA हरकत में आ गई और इनके खिलाफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस का आगाज़ किया जा चुका है। जब इन्वेस्टिगेशन का ऐलान किया गया तो हरीम ने कहा कि ये महज एक वीडियो थी और वो अपनी बात से मुकर गई। बट यहाँ पर ये बात कि हमारे यहाँ पर इस तरह के हमारे मुख्तलिफ एक्ट्रेसेस भी हैं, एक्टर भी हैं, मोस्टली एक्ट्रेसेस ही ख़वातीन के ये टैक्टिक्स होते हैं, कोई इस तरह की कोई ना कोई बात करती हैं और वो ख़बरों में रहती हैं। मीरा का ये बहुत ज़्यादा शेवा रहा है, अब हरीम शाह भी हैं, और फिर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये कि वो जो चाहती हैं, वो जिस किस्म की पब्लिसिटी और फेम चाहती मीरा हैं और इसमें बड़ा फ़र्क है। अगर बहुत सारी चीज़ों में हम देखें रोमा, ये हरीम शाह जो है कभी पार्लियामेंट का दरवाज़ा जिस तरह ये खोलती है, वहाँ पे मुख्तलिफ जो रूम्स है उसका जो तकद्दुस है, मैं ये कहूँगा कि हम जब करें तो वही तकद्दुस की पामाली है, ये करें तो वही कमाल की है इसने। तो ऐसे में इनकी कई ऐसी कंट्रोवर्शियल वीडियोस हैं जो वो सामने आए, और बेबसी का ये आलम है कि दोनों इदारों के दोनों गालों पे ये थप्पड़ मार के चली जाती है, और फिर बाद में अगर ये माजत भी कर लेती तो उसकी माजत भी बड़ी आसानी से कबूल की जाती है। पर यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही है कि मजबूरी क्या है, क्यों ये इतनी ताकतवर बन चुकी है, क्यों इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। बहरहाल वो सबको पता है कि क्यों नहीं हो रही है, लेकिन हालात जो हैं वो आपके साथ इतनी सारी पैसों की जो अमाउंट है वो अपने साथ ले गई और साथ में एक वीडियो पैगाम में दे दिया। तो ये बेबसी है, मैं बिल्कुल बेबसी है। और जिस तरह से मैंने मीरा का जिक्र किया, मैं माइंड की बात कर रही हूँ, इनका भी मुझे कोई माइंड ऐसा ही लगता है कि खबरों में रहना, चीप पब्लिसिटी, चीप स्टंट्स यूज करना। सो वो मीरा का भी ऐसा ही माइंड था, वो कुछ ना कुछ हर थोड़े अरसे बाद एक ऐसा चुटकुला छोड़ती हैं जिस पर पूरे मीडिया की नजरें उनकी तरफ आ जाती हैं और फिर लोग उनको डिस्कस करते हैं। तो ये यही माइंड इनका भी है। तरीका मुख्तलिफ है, ऑब्वियसली उनका तरीका और है, इनका तरीका बिल्कुल और है। माइंड सेम है कि हम बस खबरों में रहें, एंड दिस इज चीप पब्लिसिटी के स्टंट्स हैं ये, और वो इनमें कामयाब भी होती हैं बिकॉज फिर लोग भी डिस्कस करते हैं। अभी हम भी कर रहे हैं, बट खैर मैं तो क्रिटिसाइज ही करूंगी बिकॉज बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आप एक सब स्टैंडर्ड से कंटेंट बनाकर आप मशहूर हो जाते हैं, और फिर आप अपने मुल्क के जो सियासतदान हैं या जो भी जिनसे भी आपके अगर पसे पर्दा कोई भी मामलात हैं, बट आप उनको इस तरह से अलल ऐलान कहती हैं और फिर उनको भी बदनाम करती हैं और फिर आपको फेम मिलता है। जाते जाते बड़े अच्छा पैगाम भी देगी ना कि ये देखें कि अगर आप ताकतवर हैं, शाहरुख जतोई जैसे, तो आपके लिए हॉस्पिटल भी 5 स्टार होटल बन जाता है। अगर आप ताकतवर हैं तो हरीम शाह जैसे, जो भी चाहें आपकी मर्जी है, जिस मिनिस्ट्री में आप जाएं तो वही आपके लिए दरवाजे आपको वेलकम किया जाता है, वो भी फूलों के गुलदस्ते के साथ। तो ये बात ठीक ही कही है कि भाई आम आदमी की क्या औकात है इस मुल्क में, और आम आदमी की वाकई कोई औकात नहीं है, बल्कि ऐसे लोग जो हैं वही इस मुल्क के साथ जो हो रहा है, जो खिलवाड़ हो रहा है, तो उसके साथ हमें हम अफसोस भी है। पर हम क्या कह सकते हैं, ऐसे स्टंट मार के भी मुल्क की बदनामी भी होती है और इदारों की बदनामी होती है, पर इदारों की खामोशी यकीनन बहुत सारे सवालों को जन्म देती है। लेकिन मेरे ख्याल में इस हवाले से जिस तरह से तहकीकात का आगाज हुआ है, इनके बयान से मुनहरफ होने के बाद भी इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल होनी चाहिए, और जो भी कोई ऐसा आके दावा भी करे, बेशक वो फेक दावा हो, कोई ना कोई सजा होनी चाहिए ताकि एग्जाम्पल प्रेसिडेंट सेट हो और आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। बिकॉज जहाँ पे मुल्की सालमियत, मुल्की इदारों की बात आती है, सो फिर मेरे ख्याल में रियासत को एक मजबूत स्टांस और वो कदम जो है वो लेना चाहिए। तो छोटी सी रकम लेके गई है। वक्त आपको याद होगा डॉलर गर्ल जो है वो आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी तो उसका क्या बना, और वो डॉलर्स जो है वो मुल्क से बाहर लेके गई, कई दफ़ा लेके गई, और इन्हें हसीनाओं से बहुत सारे काम लिए जाते हैं। तो उसका क्या बना, आज वो बड़ी आज़ाद, बड़ी बाहर दुनिया में आराम से ज़िंदगी गुजार रही है। अगर उसकी जगह कोई और होता, और आपको याद है कि उसी में कस्टम ऑफिसर को भी उसका मर्डर भी किया गया था, उसकी भी तहकीकात अब तक मुकम्मल नहीं हुई हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ जब हमारे सामने आती हैं तो यकीनन हमें अफसोस तो ज़रूर होता है, लेकिन करें तो क्या कि जब ये ऐसे मामलात हों और आपके गालों पर ऐसे थप्पड़ रसीद भी हों, फिर भी आप चुप हों, फिर भी तहकीकात के लिए एक नोटिस जारी कर दिया जाता है कि तहकीकात होंगी, लेकिन हमें पता है उस तहकीकात का जो रिजल्ट है वो क्या नज़र सामने आएगा, वो भी सबको पता है। तो बेबसी है, एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से हम सारे हैरान परेशान है कि अलग अलग कानून जो बने हैं, सब गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर और ताकतवर के लिए अलग कानून है। जब तक ये बराबर नहीं होंगे तब तक ना आवाम खुशहाल हो सकती है, ना ये मुल्क तरक्की कर सकता। बहुत सारे मसाइलों का सामना हमें और आवाम को करना पड़ सकता है जब इस किस्म की सिचुएशन हो। बिल्कुल ठीक आपने बात की हुई। इसी के साथ ही यहाँ पर डेली डोज अपने इख्तिताम को पहुंचा। अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल है, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत से मौज़ूआत, बहुत सी चीज़ें आपके सामने रखनी है। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हम स्टार्टअप की टर्म आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, स्पेशली जब से कोविड आया, ई कॉमर्स का रुझान, ऑनलाइन बिजनेस का रुझान, वर्क फ्रॉम होम का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा। सो हमने ये स्टार्टअप की टर्म बहुत ज़्यादा सुनी है और स्पेशली ये टर्म हम यंगस्टर्स से सुनते आते हैं। बेसिकली इसके बारे में जो मेरे भी माइंड में चीज़ थी या जो मैंने इर्द गिर्द लोगों से सुनी वो यही थी कि स्मॉल वेंचर्स जो कि मोस्टली यंगस्टर्स स्टार्ट करते हैं, बट दिस इज़ एक्चुअली अ मिथ। इसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ है। सो स्टार्टअप होते क्या है, इस काम को करने में चैलेंजेस क्या क्या हैं और पाकिस्तान की मईशत में जो मुख्तलिफ किस्म के स्टार्टअप्स हैं वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं, कौन से स्टार्टअप पाकिस्तान के लिए कामयाब हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। एजाज आसी, CEO बियॉन्ड नॉर्थ, इस वक्त शो में हमारे साथ शो में मौजूद हैं। एजाज साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले जो मिथ मैंने तो बता दिया, बट इसको क्लियर कर दें कि स्टार्टअप बेसिकली है क्या। तो स्टार्टअप बेसिकली एक ऐसा बिजनेस से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं इन द सेंस के दे ट्राई टू टैकल इश्यूज जो पहले सॉल्व नहीं हुए। तो एक ऐसा जो यूजुअली बिजनेसेस होते हैं उनके नॉर्म्स, उनके रूल्स, उनके इवन रिटर्न्स जो हैं वो नोन होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बिजनेसेस। स्टार्टअप्स आर हाई रिस्क वेंचर्स, एक ऐसी चीज़ में जिसका तयन पहले नहीं हुआ एक इनोवेशन रिक्वायर करती है, उसके मोड्स और उसका रिस्क का जो लेवल है वो डिफरेंट होता है और यूजुअली वो हाई होता है। और इन्वेस्टमेंट में आपको पता है कि नॉर्मली जितनी ज़्यादा हाई रिस्क होगी उतना ज़्यादा आपका रिटर्न्स भी ज़्यादा होंगे, बट इट आल्सो गोज बोथ वेज, आपका लॉस के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो एक ऐसा बिजनेस, इवन जो इस्टेब्लिश बिजनेसेस जितने भी हैं उनको स्टार्ट करने का जो रिस्क है वो बहुत कम है, बिकॉज आपको मार्केट में लोग मिल जाएंगे, आपको एक नॉलेज मिल जाएगा जो आपको बताएगा कि ये बिजनेस करने का तरीका क्या है। स्टार्टअप्स ऑन द अदर हैंड वर्क विद अ लॉट ऑफ अननोन्स, बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है और जिसकी वजह से दे आर वेरी एक्साइटिंग कि लोग उसको करना चाहते हैं, बिकॉज इट गोज बोथ वेज। अच्छा, जो मुझे आपकी बात से अभी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिली है वो ये है कि एनी काइंड ऑफ वेंचर जिसमें रिस्क चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, सो वो स्टार्टअप है। रिस्क भी ज्यादा है और वो एक ऐसे प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं जो पहले नहीं एड्रेस हुआ, यानी कि पहले किसी ने वो काम नहीं किया, पहले वो बिजनेस किसी ने भी नहीं किया, और ये ऑनलाइन भी हो सकता है और दूसरा वे भी। ऑफ कोर्स जो 20th सेंचुरी की स्टार्टअप्स हैं, देवर जनरल मोटर्स, फोर्ड कंपनीज, एप्पल और बहुत सारी कंपनीज थी जो इंटरनेट से पहले की भी थी, तो वो स्टार्टअप्स इन अ वे नॉट प्रीवियसली डन, कुछ भी ऐसा ना हुआ। अच्छा, वो स्टार्टअप की टर्म जो है वो बहुत ज्यादा कोविड के दौरान सुनी है, बिल्कुल, शायद वो वर्क फ्रॉम होम का रुझान और फिर लोगों में डिफरेंट चीजों का रुझान बहुत ज्यादा है, सो इसलिए हम ज्यादा सुनते हैं। जी, कोविड की वजह से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ। हम मोर और लेस स्टोन एज आप कह सकती हैं, कुछ लोग स्टोन एज से शायद बुरा मनाएं, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान बहुत पीछे है व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी। हम इंडिया की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम अपने जैसे मुल्क, इंडोनेशिया जिसकी पॉपुलेशन हमारे जितनी है, ब्राजील हमारे जितनी पॉपुलेशन है, आप अगर उनको उठाकर देखें तो पिछले 5 सालों में और हमारे 5 सालों में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आप ई कॉमर्स पाकिस्तान में कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों को उसका पता भी चला और उन्होंने उसको यूज भी किया, लेकिन आप देखें कि 2021-2022 में 2% ऑफ द टोटल रिटेल वैल्यू हम ई कॉमर्स से जनरेट कर रहे हैं। इंडोनेशिया हमारे जितना मुल्क है, हमारे जितनी पॉपुलेशन है, 20% उनकी जो रिटेल है वो ई कॉमर्स से हो रही है। सो वी आर एट 2%, दे आर एट 20%, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। दूसरा जो आपने बात की कि यंग बच्चे ज़्यादातर करते हैं, तो स्टार्ट डेफिनेटली यंग बच्चे हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, गवर्नमेंट भी इसको बड़ा सपोर्ट करती है कि जी यंग बच्चों को आगे आना चाहिए, और डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग इन मैनी सेंसेस। और हमारे केस में चूँकि 60% से ज़्यादा जो आबादी है वो 25 साल से कम बच्चे और बच्चियां हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बच्चे आगे हैं। लेकिन अगर आप देखें सक्सेस के रेशो और फंडिंग के जो स्टेटिस्टिक्स हैं पूरी दुनिया में और इवन पाकिस्तान में पिछले 5 सालों में, सो ये वो सब लोग हैं जो 30 बल्कि 35 साल से ज्यादा की उम्रों के थे, जिनका प्रायर एक्सपीरियंस या तो किसी कॉर्पोरेट या किसी और स्टार्टअप में रहा है, और दे हैव द नो हाउ to run a company, to lead the teams. So it's very important because young बच्चे हमारे ख़ास तौर पे मुआशरे में जहाँ पर वालिदैन ने पिछले मैं अपनी भी बात करूँ तो 40 साल से एक ही बात सुनते आए हैं
कि जी आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करते यू आर यूजलेस फॉर द सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली। सो दिस इज ब्रेकिंग स्लोली। तो उसकी वजह से इकोनॉमिक आपने बात की, तो इकोनॉमिक आउटपुट भी पाकिस्तान में बड़ा टाइम लगेगा। अभी वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड टू बी ऑनेस्ट। कोविड हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कॉशियसली कि हमारे लिए एक नेमत साबित हुई, एंड आई एम सेइंग कॉशियसली बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे लोग इससे। एजाज साहब, अगर हम देखें, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया और रोमा ने भी जो फरमाया कि वही कोरोना की वजह से ही हमें अंदाजा हुआ कि स्टार्टअप क्या चीज़ है। और अगर हम देखें सर, वजूहात क्या है, वजूहात को भी जानना ज़रूरी है कि इंडोनेशिया जैसा मुल्क अगर हम देखें या दीगर, हिंदुस्तान की तो आपने पहले से उसको हटा ही दिया, तो कई ममालिक से हम पीछे हैं। उसकी वजूहात क्या है? क्या गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, या जो हमारे यंगस्टर हैं वो इस तरफ आना नहीं चाहते, जिसकी वजह से बहुत लेट हम इस तरफ पहुंचे हैं? वजूहात सर। जी देखें, मैंने जैसे एक छोटा सा पॉइंट रेस किया कि सोसाइटी ओवरऑल हमेशा से ये कहती आई है कि गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए क्योंकि जी पेंशन होती है, क्योंकि जी परमानेंट जॉब है। सो हमारे जो पेरेंट्स थे, मेरे पेरेंट्स और उसके बाद वाले भी पेरेंट्स जो थे, उन्होंने हमेशा सेफ और सिक्योर करियर्स को हमेशा अपनाया, एंड गवर्नमेंट वाज द ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस। नंबर वन प्रॉब्लम आई थिंक दैट इज। दूसरी जो है वो एम्बिशियस, हमारा जो लॉस अवर्जन है हमारी सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा है, विच बेसिकली मीन्स कि मैंने अगर 100 रुपया लगाना है तो मैं 2 रुपये गेन को पसंद करूंगा बजाय एक ऐसे बिजनेस में जहां मेरे 80 रुपए डूबने के चांसेस हैं लेकिन मेरे 200 रुपए कमाने के भी चांसेस हैं। तो मैं 200 रुपए को नहीं देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि उस 100 रुपए से 80 रुपए मेरे डूबने के चांसेस हैं। सो मैं वो 200 रुपया एक्स्ट्रा कमाने को तरजीह नहीं दूंगा। सो हमारी सोसाइटी फेलियर को पसंद नहीं करती। वी आर वेरी वेरी यू नो इनटॉलरेंट व्हेन इट कम्स टू फेलियर्स। तो सोसाइटी का रुझान एक नहीं है। तीसरा जो है वो अगर आप देखें कि हमारे मुल्क में जो ज़्यादातर काम जनरली होते रहे हैं, रियल इस्टेट, जिसको मैं हमेशा से क्रिटिसाइज़ करता रहा हूँ, पीपल हु नो मी, मैं 20 साल से डिजिटल मीडिया से मेरा ताल्लुक़ है और मैंने इस 20 सालों में अपने बड़े स्मार्ट लोगों को भी सिर्फ यही करते देखा है, पैसे कमा लिए, एक घर ले लिया, एक गाड़ी ले ली, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, एंड दैट्स इट। नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट आपने कर लिए। आप यंग बच्चों की भी बात करते हैं तो आप ये देखें, क्रिप्टो में लोगों ने पैसे कमाए, यूट्यूब से लोगों ने पैसे कमाए। इंडिविजुअल लेवल पर तो इंप्रूवमेंट आ रही है। एक घर तो DHA बहरिया में लिया जा रहा है, एक गाड़ी ली जा रही है। सो बट ऑन द अदर हैंड अगर आप ये 15 एकड़ जो नए घर इन बच्चों ने लिए हैं, अगर आप उसको कन्वर्ट कर दें कमर्शियल एंटरप्राइजिंग, एक थीम, एक IT पार्क में, या एक ऐसे अरफा क्रीम टावर की अगर आप एग्जांपल ले लें, तो वहां से कितनी स्टार्टअप्स जन्म ले सकती हैं। उन स्टार्टअप्स कितनी ज्यादा, ये जो आप बात कर रहे हैं, फिर इसके हवाले से अवेयरनेस होना, स्किल्स होना, लोगों को सेंस होना, इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चीज आपको पता है, क्योंकि आपका 20 साल का तजर्बा है। एक बंदा जो कि अभी उसने स्टार्टअप को स्टार्ट किया, वो 2 साल के एक्सपीरियंस की बेस पे, और अगर वो उसका कामयाब हो जाता है तो वो ये काम नहीं कर सकता। उसको तो ये होगा ना, चाहे थोड़ी सी आमदनी हुई है, इसको किसी महफूज जगह पर सेव कर दिया जाए, इन्वेस्ट कर दिया जाए। सो जिस तरह से आपने इन्वेस्टमेंट की बात की और आपने एक एग्जांपल भी दी, इन्वेस्टमेंट पर कहाँ करनी चाहिए, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और थोड़ी बहुत अर्निंग उनके पास है, IT पार्क नंबर 1, बट ये हर कोई नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स। तो इसमें मेरा ख्याल है नंबर 1 सिर्फ एक ही रीजन है इन सारी बातों की, जितने भी मैंने बातें की हूं उसके पीछे जो अंडरलाइंग रीजन है, दैट इज कल्चर। हमारा कल्चर स्टार्टअप्स के इट्स अ मिरेकल। मैंने अगेन इसलिए कोविड को इल्ज़ाम दे दें आप या क्रेडिट दे दें कि कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, हमें घर पे बैठना पड़ा, हमें बहुत सारे लोग जब जॉबलेस हुए तो उनकी जो स्मार्ट, इंटेलिजेंट या पढ़ी लिखी वाइफ्स ने कहा कि हम कुछ ना कुछ करते हैं, बिकॉज गाइज वर ऑलरेडी जॉबलेस, दे वर ऑलरेडी डिप्रेस्ड। सो आई नो अ लॉट ऑफ फीमेल्स जिन्होंने अमेजॉन या फ्रीलांसिंग या डिफरेंट जगहों पर वो काम किया। बट अगेन अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो इंप्रूवमेंट आ रही है, लेकिन ऑन अ स्केल ऑफ नेशनल लेवल, गवर्नमेंट या पाकिस्तान के लेवल पर, वी नीड टू थिंक रियली हार्ड अबाउट नेशनल लेवल के लिए क्या करना है। तो उसके ऊपर हमें एक तो अपने कल्चर के अंदर कुछ चीज़ों को मुतारफ करवाना है कि ये जो गवर्नमेंट जॉब्स वाला शोशा है, एक तो इसको प्लीज़ खुदारा इसको ख़त्म करें। गवर्नमेंट जॉब करें लोग, अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट के पास जॉब्स नहीं है, वी ऑल नो। गवर्नमेंट के पास पेंशन्स भी नहीं है, फॉर ऑल आई वी नो। लेकिन सर, अब इस खौफ को जिस तरह आप इसको, जाहिर बात है कि आपने जिस तरह फरमाया कि खौफ में मुब्तला है लोग, जाहिर बात है कि यहाँ पे चक्कर यही है कि हमने यहाँ अगर इन्वेस्ट कर दी तो सारा पैसा डूब गया। बहुत सारे लोगों की यही भी सोच है।
अब इस सोच को बदलने के लिए, क्योंकि जाहिर बात है हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई तो उसने दावे भी बहुत सारे किए कि लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर हुकूमत इसमें इन्वॉल्व हो जाती है और अवेयरनेस के लिए एक मुहिम चला जाती है तो आपको लगता है कि चीजें जो है बदल सकती है और जो पाकिस्तान के नौजवान है उनकी तकदीर बदल सकती है? जी बिल्कुल। यू नो इट्स अ वेरी पैराडॉक्स। ऑन वन हैंड गवर्नमेंट हमेशा किसी भी मुल्क की किसी भी पार्टी वगैरह की भी आप बात ना करें तो गवर्नमेंट्स इनहेरेंटली आर स्लो, but on the other hand they are very large, they are very large, you know, gigantic you know bulk of resources उनके पास होते हैं। so वो इसको कर सकते हैं बहुत ज़्यादा चेंजेस। तो उसमें हम देखें कि पिछली कुछ पॉलिसीज़ की वजह से गवर्नमेंट ने ये कुछ पॉलिसीज़ की कि पाकिस्तानी स्टार्टअप्स बाहर के मुल्कों में अपनी स्टार्टअप्स को रजिस्टर करवा सकती हैं। सो यू सॉ 2021 में $300 मिलियन जो कि पाकिस्तान की पिछली सारी हिस्ट्री को कंबाइन कर लें उससे कहीं ज्यादा, बल्कि वो सारे सालों को कंबाइन करके पिछले सिर्फ एक साल में पाकिस्तान में पिछले साल सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई विच वाज मोर और लेस $350 मिलियन, विच इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मेनी कंट्रीज। इंडिया की अगेन मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं कंपैरिजन अगर इंडोनेशिया और ब्राजील से भी करूं तो वी आर स्टिल वेरी स्मॉल। लेकिन पाकिस्तान की अगेन हिस्ट्री के हिसाब से मोमेंटम बना। कोविड वाज वन रीजन, देयर आर अदर रीजन एज वेल, लेकिन अब वो मोमेंटम बना है जिसमें 2021 जिस तरह आपने कहा कि हमारा 2% और इंडोनेशिया से आपने कंपैरिजन किया 20% मैच करने के लिए वही चीजें जो आप पहले बता चुके हैं, कैसे मैच करना है, हम चलें वहां तक? इसमें तीन किसी भी देखें गवर्नमेंट लेवल पे या एक घर के लेवल पर, एक कंपनी के लेवल पर हमें यह देखना है कि शॉर्ट टर्म फौरन मुझे क्या काम करना है जिसकी वजह से मैं इंडिविजुअल लेवल्स पे, चाहे वो यंग बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, खवातीन हैं घर पे बैठे, उनको रोजगार फराहम करना है। फिर आपने मिड टर्म पे ये जो स्टार्टअप्स अभी काम कर रही हैं मोर और लेस पाकिस्तान में, इनको क्या ऐसी एनवायरनमेंट देनी है जिसमें वो इनोवेशन करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, न्यू टेक्नोलॉजीज को मुतारफ करवाएं। फिर आपने लॉन्ग टर्म के लिए भी देखना है कि हम अभी भी अगर आप एक्सपोर्ट को देखें पिछले 30-40 साल की, तो हमारी एक्सपोर्ट ऐसी एक्सपोर्ट्स हैं जो कि हाई एंड नहीं है। आप मटर, गाजर, चावल और गंदम से आगे जा ही नहीं पा रहे हैं। टेक्सटाइल एक छोटा सा है लेकिन उसके अलावा कुछ है नहीं हमारे पास अनफॉर्चुनेटली। तो स्टार्टअप्स के अंदर भी आपको ऐसे इकदाम करने हैं जो लॉन्ग टर्म हाई एंड स्टार्टअप्स जो ग्लोबल लेवल पर, जिनका पाकिस्तान में उनके 2% भी कस्टमर्स हो, दैट इज फाइन। नहीं है कस्टमर्स तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन वो स्टार्टअप्स इस मुल्क में स्टार्ट हों, इस मुल्क में जो डियास्पोरा है, एंड दैट्स वेयर इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, इन सारे मुल्कों में आप देखें कि जैक मा वाज द ओनली पर्सन जो मेड इन चाइना था, लेकिन शुरू के जितने भी यूनिकॉर्न्स थे चाइना के और इवन इंडिया के, वो सब वो लोग थे जो अमेरिका या यूके या बाकी मुल्कों से पढ़कर वापस आए और उन्होंने आकर अपने मुल्क में इनोवेशंस की, नई हाई एंड टेक्नोलॉजीज को मुतारफ करवाया और उसकी वजह से वो एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ जिससे मजीद कई स्टार्टअप्स ने जन्म लिया। तो हमारे केस में करीम है, करीम के आप जो पुराने एम्प्लॉयज देखें तो उन्होंने बहुत सारी अब नई स्टार्टअप्स में वो आ रहे हैं। पेपॉल माफिया लोग बड़ा बात करते हैं कि पेपॉल के जो पुराने एम्प्लॉयज थे वो जब बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमने भी स्टार्टअप करना है क्योंकि वी वर पार्ट ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल स्टार्टअप। तो ये परपेचुअल साइकिल है, जिस तरह परपेचुअल साइकिल हमारे पेरेंट्स और उनसे उनके बड़े पेरेंट्स और उनके बाद वाली जनरेशन ने हमें दिया कि गवर्नमेंट जॉब करेंगे यू विल बी गुड, अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट टर्न आउट टू बी गुड फॉर एनीबॉडी। अच्छा, जिस तरह से आपने बात की कोविड एक रीजन है, लोगों में स्टार्टअप्स और इन चीजों का रुझान आया, इस दौरान जो स्टार्टअप्स चले वो सक्सेसफुल कौन कौन से रहे, अगर आप थोड़ा से सवाल से इसमें देखें हमारे यहाँ अभी एयरलिफ्ट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल, होममेड है, पाकिस्तान की है, ग्रोसरी के अंदर वो काम कर रहे हैं और ग्रोसरी के अंदर उनके अलावा भी बड़े, अभी क्रेव मार्ट होपफुली विल बी हियरिंग अबाउट देम सून एज वेल। तो ऐसी स्टार्टअप्स जो कि एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस, एग्जिस्टिंग जो हमारे लेन देन का तरीका है उसको
इम्प्रूव कर रही हैं, उन प्रोसेसेस को, उनकी इनएफिशिएंसीज को इम्प्रूव कर रही हैं, तो वो स्टार्टअप्स पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनका एक अच्छा फुटहोल्ड भी है। इसके अलावा हेल्थ की स्टार्टअप्स हैं, सेहत है, मरहम है, ओला डॉक है, तो इन जैसी स्टार्टअप्स जो पाकिस्तान में मार्केट प्लेसेस क्रिएट कर रही हैं, सो दे आर I would say they are doing pretty good in terms of investment, but also in terms of बहुत सारे लोगों को ऑन बोर्ड ला रही हैं, जिनमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जिनमें आपके घर से बैठे हुए खानदान, फूड पैंडा की अगर आप देखें तो जो क्लाउड किचन्स हैं उसमें बहुत सारे हज़ारों बल्कि अगर लाखों भी कहेंगे तो आप ये शायद एग्जैजरेशन ना हो कि लाखों लोग उससे मुंसलिक हैं, चाहे वो राइडर्स हैं, चाहे वो घरों में ख़वातीन हैं जो किचन से मुंसलिक हैं, खाना बनाती हैं और मुख्तलिफ घरों को और ऑफिसेज को वो प्रोवाइड कर रही हैं। सो टेक्नोलॉजी इज इनेबलिंग देम इन दैट। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, जिस तरह आपने कुछ स्टार्टअप तो गिनवा भी दिए, कुछ के नाम हमें भी पता है, कुछ लोग भी जानते हैं, लेकिन अगर सर आपको क्या लगता है कि अब भी कुछ कमजोरियां कोई ना कोई जगह पे है कि अगर इस किस्म के स्टार्टअप आ जाए तो उससे एक तो मौके जो हैं रोजगार के बढ़ सकते हैं और लोगों को के साथ साथ जो है सहूलियात जो है वो भी घर तक, घर की दहलीज तक और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो मुहैया हो सकती हैं। तो लगता है ऐसे सर कुछ ज़रूरत है और मजीद स्टार्टअप? जी, मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे पहले जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो ये है कि जो पाकिस्तान से बाहर हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ है, बहुत सारे इंटेलिजेंट पीपल जो मैकिन्जी, मॉर्गन स्टैनले, डॉच बैंक और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इन जैसी कंपनीज में रहे हैं, अभी भी हैं, उनको वापस बुलाया जाए कि आप एटलीस्ट आप साल में कुछ दिन के लिए आएं, और ये गवर्नमेंट उस लेवल पे काम कर सकती है कि इन लोगों को वापस बुलाएं, ये स्टार्टअप्स के साथ आउटरीच करें, उनको बताएं कि जो आपको 2 साल बाद प्रॉब्लम्स आएंगे वो आपने आज ही सॉल्व करने हैं और वो कैसे सॉल्व करने हैं। सो दैट्स आई थिंक नंबर 1। और उसमें हम देख सकते हैं कि आतिफ अवान जैसे लोग जो लिंक्डइन से वाबस्ता थे और उन्होंने पिछले 2 सालों में इतनी ज्यादा हलचल, उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग था, सिलिकॉन वैली से उनका ताल्लुक है, ही इज वेरी वेल कनेक्टेड, सो ही ब्रॉट अ लॉट ऑफ गुड पीपल along with him. It's not just one person, right? So government can bring in a lot of Atif Awans in the Pakistan. Government can bring a lot of Misbah and Kalsoom Lakhanis in Pakistan, कि वो पाकिस्तान वापस आए, यहाँ स्टार्टअप्स के साथ बात करें, उनको ग्रूम करें, उनको ट्रेन करें, और उसके अलावा जो नॉन पाकिस्तानीज भी हैं कॉन्फ्रेंसेस की सूरत में, एग्जीबिशंस की सूरत में, तो ये 2 वे स्ट्रीट चले जिसमें पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे यंग स्टार्टअप्स, दे डोंट हैव द मींस और रिसोर्सेज टू बी कनेक्टेड टू समवन फ्रॉम गूगल फॉर एग्जांपल। तो वो बहुत जल्दी आपका जो स्टेप्स हैं एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाने में वो आपके कवर हो सकते हैं। आपके 2 साल का जो R&D है, जो हिट एंड ट्रायल है, वो कम हो सकता है इफ यू जस्ट टॉक टू द राइट पर्सन। तो वो राइट पर्सन, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसी नहीं है, मैंने जैसे पहले अर्ज किया आपको कि हमारा जो कल्चर रहा है वो बड़ा ही डिफरेंट किस्म का रहा है, उसमें स्टार्टअप्स एक मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ये बड़ा ना सिर्फ ये कि ये हाई एंड नॉलेज मांगता है, एक्सपर्टीज मांगता है, बल्कि कल्चरल शिफ्ट भी मांगता है, जिसमें आपको खवातीन किसी भी इलाके से हो सकती हैं, किसी भी डेमोग्राफिक से हो सकती हैं, जिसमें खवातीन के अलावा जो माइनॉरिटीज हैं आपने कभी उनको भी ऑन बोर्ड नहीं लेकर आए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक और बात भी पूछना चाह रही हूँ। अभी हम रिसेंटली भी जब हम एंटरप्रेन्योरशिप और इस तरह की चीज़ों को, ई कॉमर्स को हमने अपने शो में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, इसमें यह बात कही गई कि जिस तरह से हमें एक डिग्री प्रॉपर मिलती है इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि इनका रुझान अब ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ें थोड़ा सा लेट आई हैं, एजुकेशन का समहाउ, कोर्स का समहाउ हिस्सा बनाया जाए, इनकी एजुकेशन दी जाए। तो आपको लगता है जिन स्टार्टअप्स की हम आज बात करें, इनको भी क्या कोर्स का हिस्सा होना चाहिए? मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इनको शामिल किया जाना चाहिए इस तरह के सब्जेक्ट्स को, कोर्सेज को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि आगे रुझान ई कॉमर्स, डिजिटल सब दौर यही है। जी बिल्कुल, और इस पर मेरा ख्याल है कि इवन द यूनिवर्सिटीज़ लाइक MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इन्होंने 10-15 साल पहले रियलाइज कर लिया था कि एजुकेशन जो थी वो विक्टोरियन इरा के बेस पे थी, दैट वाज वेरी डिफरेंट फॉर दैट टाइम। अब चीजें चेंज हो गई हैं, तो हमें बहुत सारी हमें वॉर फुटिंग के ऊपर चीजें चेंज करनी है। सो दीज पीपल, दोज पीपल रिफॉर्म देमसेल्व्स। पाकिस्तान में भी IBA या ज़ेबिश या नस्ट, लम्स, इन जैसे इंस्टीट्यूट्स ने बड़ी जल्दी इसको रियलाइज किया और उन्होंने
डिग्री एक खास डिग्री ट्रैक के अलावा लोग जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको बुलाया कि आप आएं और हमारे बच्चों को ट्रेन करें इन रिस्पेक्टिव सर्टन एरियाज, चाहे वो एक कोर्स के लिए हैं, चाहे वो वर्क सेमिनार्स हैं, वेबिनार्स हैं, इस तरह की चीजें हैं। तो आई थिंक जस्ट लाइक मैंने स्टार्टअप्स के लिए बात की कि आपको आउटरीच, आपको पार्टनरशिप्स की जरूरत है, इसी तरह से यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के अलावा जो स्टार्टअप्स और बिजनेसेस हैं उनके साथ पार्टनरशिप्स की जरूरत है। दे नीड टू नो कि दुनिया में क्या हो रहा है। हमारा बच्चा जो है वो 18 साल तक अगर दही और घर की चीजें सौदा सलफ लाने में हर वक्त वो मसरूफ है, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल है वो उन चीजों से ज्यादा कभी जा ही नहीं सकता। वो कभी ये सोचेगा ही नहीं कि मैंने 50 लाख किसी से लेने हैं तो वो मैंने उसका क्या करना है, मैंने लेजर्स कैसे बनाने हैं, मैंने कस्टमर सर्विस कैसे देनी है, मैंने टीम के अंदर कैसे काम करना है। एंड दैट्स वेयर फ्रीलांसिंग एक हद तक आपको एज दे सकती है, एक हद तक आपको इकोनॉमिक आउटपुट दे सकती है। वो एक नेशनल लेवल पर कोई बड़ा इम्पैक्ट अनफॉर्चुनेटली इन माय व्यू नहीं आ सकता। उसके लिए स्टार्टअप्स विद हाई इम्पैक्ट, हाई ग्रोथ जो एरियाज हैं वो उसमें काम करेंगे। और उसके लिए आपको जो पहला स्टेप है वो आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो यूनिवर्सिटीज और जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं वो वहां से स्टार्ट करना होगा और वहां से हमें इंफॉर्मेशन फैलाने की जरूरत है और इस चीज़ को कोर्स कराने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस इस बारे में जनरेट की जा सके और ऑब्वियसली फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी और तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होगा। बहुत शुक्रिया एजाज आसी साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू सर आपने की है। व्यूअर्स, अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और कराची की एक कदीम इमारत है, इस पर खुसूसी पैकेज हमारे पास है। बेसिकली एमए जिन्ना रोड पर वाक़ बल्दिया उज़्मा की तारीखी इमारत अपनी बनावट और अहमियत के एतबार से कराची की कदीम और दीदा ज़ेब बिल्डिंग्स में से एक है। इस पर हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट है, पहले चलकर वो रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे। शानदार इमारत कराची की पहचान और बल्दिया उस्मा कराची का सदर दफ्तर है। इस्लामी तर्ज तामीर और मिस्री हस्पानवी फन का हसीन इम्तिजाज है। जोधपुर के सुर्ख पत्थरों से तैयार की गई ये मुनफरद इमारत अपने जमाने की निहायत उम्दा शाहकार है। इसके चारों तरफ मौजूद गुम्बद इसकी दिलकशी में 4 चांद लगाते हैं। तारीखी हवालों में लिखा है कि इमारत को एडनबर्ग के जेम्स S.C. वाइन ने अंग्रेजी हरूफ तहजी H की शक्ल में डिजाइन किया था। इमारत सतह जमीन से 16.2 फुट बुलंद है, जबकि बरतानवी दौर के हुक्मरान किंग जॉर्ज की सिल्वर जुबली की यादगार को हमेशा जिंदा रखने के लिए इमारत के चारों कोनों पर घड़ियाल नस्ब किए गए थे, जो आज जमाने की तेज रफ्तारी का एहसास दिलाते हैं। 162 फुट ऊंचे टावर पर बना घंटा घर दूर ही सही सुर्ख पत्थरों की इस इमारत की निशानदही करता है। इस इमारत को एजाज भी हासिल है जो बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना नवाबजादा लियाकत अली खान के हमरा 25 अगस्त 1947 को एक शहरी इस्तकबालिया में शिरकत के लिए यहाँ तशरीफ लाई। इमारत एंग्लो मुगल तर्ज तामीर का अजीम शाहकार है, मगर जमाने के बेरहम हाथों और अपनों की गफलतों ने इसे अपने मकाम से गिरा दिया है। कौमें अपने सुनहरी माजी को और आसारे कदीमा को अपना असासा समझती हैं, लेकिन अफसोसनाक पहलू है कि ऐसा नहीं हुआ। काश इमारतें बोल सकती, काश कि हम इनकी जुबानी, अपनी तारीख, अपना माजी और जमीन की तहों में छुप जाने वाले अजीम लोगों के बारे में सुन सकते। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, शहर कायद का रुख करेंगे जहां पर कार चोरी की वारदातों में बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है और एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो एक हफ्ते के दौरान 70 से ज़ायद गाड़ियां जो थीं या छीन ली गई या चोरी कर ली गई। देयर वॉज अ टाइम जब कराची में भत्ताखोरी के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते थे, वारदातें बहुत ज़्यादा होती थी, गन पॉइंट पर डिकेतियाँ बहुत ज़्यादा होती थी, बट इसमें डिक्लाइन हमने देखा। लेकिन अब ये जो हालिया इजाफा हुआ है इसकी क्या रीजंस हैं, इस वक्त हमारे नुमाइंदे बिलाल खान हमारे साथ शो में मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा ये जो हम हालिया इजाफा देख रहे हैं, जो गाड़ियां चोरी हो रही हैं, इसके क्या रीजंस हैं, दोबारा से ये हम इजाफा क्यों देख रहे हैं?
जी बिल्कुल। देखिए, कराची में सबसे बड़ा मसला स्ट्रीट क्राइम के बाद अब मोटरसाइकिल लिफ्टिंग और कार लिफ्टिंग का है। जिस पर कराची पुलिस काम तो कर रही है, लेकिन जिस तरह काम होना चाहिए वो अब दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कराची में रोजाना की बुनियाद पर मोटरसाइकिल लिफ्टिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। उसके अलावा जो कार लिफ्टिंग है उसका मामला भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। 2021 से और 2020 को अगर कंपेयर किया जाए तो तकरीबन 83% कराची में मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की वारदात हुई है, जबकि गाड़ी छीनने और चोरी की जो वारदातें हैं उनमें 36% तक इजाफा देखने को मिला है। तो कराची के मुख्तलिफ इलाके जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है वहां पर ज्यादा मार्केट्स मौजूद हैं, वहां पर ज्यादा इफेक्ट होता है। मोटरसाइकिल लिफ्टिंग जो है वो आसानी से हो जाती है। उसके अलावा गाड़ियां छीनने और गाड़ियां चोरी होने की वारदातें भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो गया या डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इलाका हो गया, वहां पर भी वारदातें बढ़ती जा रही है। कराची पुलिस की जानिब से कोशिश ये की जा रही है कि इन तमाम तर वारदातों को रोकें, लेकिन कोई अहम हिकमत अमली नहीं बनाई जा रही जिससे इस तमाम तरह वारदातों को रोका जाए। और हालिया में एसएसपी एवीएलसी बशीर बरूही की जानिब से 9 इंतहाई जो मतलूब मोटरसाइकिल और कार लिफ्टिंग के मुलजिमान हैं उनकी सरों की कीमत भी रखने की सिफारिशात की गई हैं। लेकिन मैं आपको बता चलूं कि ये वही मुलजिमान हैं जो कि माजी में कई बार गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उन्हें सजा अभी तक नहीं मिल सकी। तो काफी इस जो इन्वेस्टिगेशन में काफी फॉल्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। कराची पुलिस दावे तो बड़े बड़े करती है कि 1 लाख और जो है ना इतनी गाड़ियां छीनी, इतनी मोटरसाइकिलें छीनी, लेकिन इन मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद ये देखने को मिलता है कि वो दोबारा आजाद भी हो जाते हैं और आजाद होने के बाद फिर वारदातें करते हैं। और कराची में बड़ी गाड़ियां जो हैं वो छीनने की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जिसमें बड़ी गाड़ियां हैं और जो ये देखने को मिल रहा है कि इन वारदातों के बाद भी अच्छा बिलाल, जिस तरह आपने फरमाया कि जो लोग हैं ठीक है, जो बिलाल, डाकुओं को पकड़ा भी जाता है, जो कार, हाँ बिलाल मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो बिलाल, अगर हम देखें तो बहुत सारी वारदातें जो सामने आती है सीसीटीवी फुटेज की मदद से, तो कई लोग जो है वो पकड़े भी जाते हैं। तो क्या वजूहात होती, केस की पैरवी उसी तरह नहीं की जाती जिसकी वजह से उनको जमानत मिल जाती है? और दूसरी बात यह है कि जो लोग पकड़े जाते हैं क्या उनका ताल्लुक कराची से होता है या वो अंदरूनी सिंध या दीगर इलाकों से उनका ताल्लुक होता है? देखिए, कराची में स्ट्रीट क्राइम के बाद मोटरसाइकिल लिफ्टिंग और कार लिफ्टिंग जो है एक बड़ा मसला है, और यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर ये गाड़ियां छिनती भी हैं और इनके मुलजिमान भी गिरफ्तार होते हैं। सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर आती हैं, उसके जरिए पुलिस जो है वो कार्रवाई भी करती है और कार्रवाई करने के साथ साथ उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला इन्वेस्टिगेशन में है। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू की जाती है तो इन्वेस्टिगेशन में मुलजिमान के खिलाफ सबूत पेश नहीं किए जाते। अब जब सबूत नहीं पेश किए जाएंगे तो उसके बाद ये देखने को मिलता है कि मुलजिमान दोबारा जमानत पर रिहा होते हैं और दोबारा वारदातें करते हैं। और ये मुलजिमान ज्यादातर इंटीरियर सिंध के अलावा बलूचिस्तान के भी मौजूद हैं, जो कि कार लिफ्टिंग में मुलविस पाए गए हैं। यहाँ से कराची से गाड़ियां छीनते हैं, चोरी करते हैं और बॉर्डर जो है वो पार करवा लेते हैं, जिसमें बलूचिस्तान सर फहरिस्त है। और वहां पर सबसे ज्यादा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें छीनने के बाद वहां मुंतकिल की जाती हैं और ये एक बड़ा नेटवर्क है। इस पर अगर बात की जाए तो एक बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस ने मुताद्दिद बार कोशिश की है, लेकिन उस पर कामयाब नहीं हो सके। उसकी वजह यह है कि कुछ काली भेड़े कराची पुलिस की भी मौजूद हैं, जो कि इस तमाम तर वारदातों में अपना हिस्सा डालती हैं, जिसकी बिना पर ये तमाम तर वारदातें मुकम्मल होती हैं। मुकम्मल होने के बाद ये मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, छीनी जा रही हैं, और इसके अलावा जो गाड़ियां चोरी हो रही हैं, छीनी जा रही है, कहाँ जा रही है, एक सवाल ये भी पैदा होता है। अच्छा बिलाल, इस हवाले से भी बताइएगा कि पुलिस ने ये भी सुनने में आ रहा है कि गाड़ी चोरी और छीनने की वारदातों को कंट्रोल करने के लिए एक नई हिकमत अमली तरतीब दी है। उस स्ट्रैटेजी के हवाले से भी बताइएगा कि जो पहले स्ट्रैटेजीज इतनी नाकाम हुई हैं, अब की बार क्या स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई जाएगी? देखिए, कराची पुलिस में जब जब तैनातियां होती हैं तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि हम कराची में इन वारदातों को रोकने के लिए एक नई हिकमत अमली लेकर आ रहे हैं। लेकिन माजी में ये देखने को मिला है कि जैसे ही तैनाती के बाद बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और दावे जो है जैसे ही तैनाती पुरानी होती है और वो दावे धरे के धरे ही रह जाते हैं।
हालिया में जो है एसएसपी बशीर बरोही तैनात हुए हैं एवीएलसी में। उनकी जानिब से दावे किए गए हैं कि हम इस तमाम तर वारदातों को रोकेंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये वारदातें कम हो और शहरियों का नुकसान जो है वो कम देखने को मिले। अभी 2 से 3 दिन कबल एसएसपी बशीर बरोही की जानिब से एक लेटर जारी किया गया जिसमें महकमा दाखिला को सिफारिश की गई है कि 9 इंतहाई मतलूब मोटरसाइकिल कार लिफ्टर्स हैं, उनके सरों की कीमत रखी जाए, जिसमें 1-1 करोड़ रुपए की हेड मनी रखी गई है। लेकिन ये वही मुल्जिमान हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया मुतादिद बार, और गिरफ्तार करने के बाद दोबारा वो जमानत पे रिहा हुए, और रिहा होने के बाद अब फिर एक बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ कराची में बैठ कर नहीं, बलूचिस्तान में बैठ के, इंटीरियर में बैठ के तमाम तर मुल्जिमान हैं जिसके वारदातें मुकम्मल करते हैं। मुकम्मल करने के बाद वहां पर गाड़ियां मुंतकिल करते हैं और उनके स्पेयर पार्ट्स वापस और कराची में फरोख्त किए जाते हैं। तो बड़ा संकीर्ण मामला है। बिलाल, बड़े अगर हम देखें कार लिफ्टिंग के साथ साथ अगर हम देखें तो स्नैचिंग के भी मामला जो हैं वो दिन पर दिन तेजी आ रही। कल आपको याद होगा कि शाहरुख नामी एक लड़की जिसकी आज उसका वलीमा था, शादी हुई थी 2 दिन पहले, तो उसको उसके घर के सामने उसको कत्ल किया। उसकी माएँ बहनें जो है वो उसके साथ ही मौजूद थी जब उसने गेट खोला। तो ऐसी वारदातें बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। पुलिस जो है, आपने जिस तरह फरमाया कि पुलिस की काली भेड़ियां जो है वो इनमें शामिल है। आपको नहीं लगता कि जो बड़े आते हैं, बड़े बड़े साहिबान जो आते हैं और वो दावे बड़े किए जाते हैं, तो क्या इन पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है कि जो इनके साथ शामिल होते हैं? और कई के पास कई तो ऐसे हमने देखा है कि माजी में कई रिपोर्ट्स भी इनके हवाले से सामने आई है, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या इनको भी साइड किया जाता है, इनको भी हेल्प पुलिस की जानिब से ही दी जाती है कि चलो कोई बात नहीं, कर लिया आपने, आप दोबारा नहीं करना? ऐसी चीजें हम देखते रहते हैं। तो क्या देखते हैं आप इन सारी चीजों को उधर? देखें, कोई भी काम जो है बगैर किसी सपोर्ट के नहीं होता। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो तमाम तर वारदातें होती हैं, इनके पीछे पुलिस के अफसरान और एहलकार जरूर होते हैं, और उन एहलकारों के पीछे भी कुछ अफसरानों का हाथ होता है जो कि तमाम तर वारदातें मुकम्मल हो पाती हैं। ऐसा नहीं है, ये एक बड़ा रैकेट है, और इस रैकेट के जरिए ही करोड़ों रुपए की मालियत की गाड़ियां ये चोरी और छीन कर कराची सिंध से बाहर ऐसे ही नहीं लेके जाते। इनके पीछे एक बड़ा नेटवर्क है। और अभी जो है कराची पुलिस की जानिब से ये 9 मुल्जिमान के हेड मनी रखी गई है, 1-1 करोड़ रुपए। तो ये नहीं कह सकते कि छोटा रैकेट ही बड़े रैकेट के तौर पे काम कर रहा है। और अभी एसएसपी बशीर बरोही की जानिब से ये भी एक इंकशाफ किया गया है कि ये मुल्जिमान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है। इन्होंने इन्हीं गाड़ियों से चोरी और छीनने की जो वारदातें की हैं, इनको बेचा है। बेचने के बाद इनके पार्ट्स जो है वो मुख्तलिफ शहरों में मुंतकिल किए, उससे जो आने वाली रकम है वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो है बैरून मुल्क मुंतकिल की है। ठीक, बहुत सारी चीजें हैं इन पर जो है अगर काम कराची पुलिस बेहतर तरीके से करे और इसको सही सिमत में लेकर चले तो ये मुल्जिमान गिरफ्तार भी हो सकते हैं और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी जो है हो सकती है। लेकिन जो तैनाती है वो एक मुख्तसर अरसे के लिए होती है। जब कराची पुलिस में काम करना शुरू किया जाता है तो उन पर सिफारिशात भी आती हैं और वो तनाव का भी शिकार रहते हैं। इस वजह से उन्हें जो है वो काम करने में दुश्वारी का सामना रहता है। लेकिन जो बशीर बरोही हैं, बिलाल, जो अफसरान आप कहते हैं कि जो अफसरान आके दावा करते हैं, शुरुआत में बहुत बड़े दावे किए जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि उनके गुब्बारे से हवा भी इसलिए निकल जाती है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपको नजर आती है, जिसकी वजह से मजबूरन ये पुलिस ऑफिसर जो है वो उसी तरह काम नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं। देखें, इसमें वाज़ेह तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि पॉलिटिकल को इन्वॉल्वमेंट हो इसमें, लेकिन जो अंदरूनी मामलात होते हैं वो कराची पुलिस के अफसरान पर हमेशा से पॉलिटिकल इश्यूज रहे हैं। वो बेशक आईजी सिंध हो या डीआईजी एसएसपी हो, उन पर पॉलिटिकल जो दबाव है वो हमेशा रहता है कराची और सिंध में। तो ये वाज़ेह तौर पर इस तमाम तर मामले पे ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल कोई इन पर प्रेशर है, लेकिन ये वाज़ेह तौर पर जरूर है कि कराची में वारदातें हो रही हैं। इन वारदातों को रोकथाम करने के लिए कराची पुलिस के इक़दाम कर रही है, ये एक सवालिया निशान है। कराची पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद बार ये दावे किए गए कि हम इन तमाम तर जो वारदातें इनको रोकने में अपने किरदार अदा करेंगे। आपको मैं ये बताऊं कि 3 रास्ते हैं कराची से बलूचिस्तान गाड़ियां मुंतकिल करने के लिए। अगर ये 3 जो रास्ते हैं ये मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाए तो कच्चे के इलाके आ जाते हैं।
कच्चे के इलाकों में भी अगर पेट्रोलिंग का अमल जारी रखा जाए और उसके अलावा स्नैप चेकिंग का मामला रखा जाए तो ये मुल्जिमान कैसे गाड़ियां ले जाए। इनको जो है पुलिस की मुबैना तौर पर सपोर्ट होती है, इस वजह से ही मुल्जिमान अपनी वारदातें मुकम्मल करते हैं और कराची से जो है बलूचिस्तान की गाड़ियां जाती है, इंटीरियर भी जाती है और वहां जाकर ये आसानी से चल भी रही होती हैं। और कुछ ऐसे नेटवर्क्स भी हैं जो कि ये गाड़ियां यहाँ से लेकर जाते हैं, लेके जाने के बाद इनके स्पेयर पार्ट्स खोले जाते हैं, स्पेयर पार्ट्स को उसका वापस कराची, हैदराबाद और दीगर शहरों में इनकी डिलीवरी की जाती है और वहां पर ये दोबारा फरोख्त होते हैं। तो ये कहना जो है कबल अज़ वक्त होगा किसी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। अच्छा लेकिन बिलाल, पुलिस के बिलाल इस हवाले से भी आपसे जानना चाहूंगी, इस हवाले से भी आपसे जानना चाहूंगी, कुछ तो तरीके आपने भी बता दिए और मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो हैं वो पुलिस के नॉलेज में ऑलरेडी होनी चाहिए कि क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं जिससे मुकम्मल अगर कंट्रोल ना भी किया जाए बट समहाउ चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। जिस तरह से पुलिस के भी नॉलेज में है कि अंदरूने सिंध गाड़ियाँ जाती हैं या बलूचिस्तान में फ़रोख्त होती हैं, वहाँ पर अपना नेटवर्क पुलिस मजबूत नहीं कर सकती ताकि वहाँ पर जहाँ पर ये फ़रोख्त हो रही हैं वहाँ पर अपना निज़ाम इतना मजबूत कर लिया जाए कि जब वहाँ पर कोई गाड़ी फरोख्त होने आए वहां पर ही पकड़ धकड़ कर ली जाए। देखिए सबसे बड़ा मसला कराची और उसके अलावा सूबों का है। एक जानिब जो है वो सूबा सिंध लग जाता है तो दूसरी जानिब बलूचिस्तान लग जाता है, तो यहाँ की जो पुलिस है वो दोनों मुख्तलिफ है और जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक्सचेंज करने में टाइम लग जाता है। इस वजह से तमाम तरह वारदातें बआसानी हो जाती हैं और मुल्जिमान वारदातें करके सिंध से बलूचिस्तान इसी वजह से मुंतकिल होते हैं कि उन पर कानूनी कार्रवाई जो है वो इतनी जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं होती जितनी जल्दी उनको एक सूबे में रहकर उनके खिलाफ की जा सकती है। तो इसी वजह से ही ठीक है, बिलाल से हमारा राब्ता फिलहाल मुनक़ता हो गया है, बट बिलाल ने, हरमीत अगर आप भी सुन रहे थे ऑब्वियसली, तो बहुत ज़्यादा तफसील से मुख्तलिफ चीज़ें बता दी। एक तो पुलिस के नॉलेज में ये ऑलरेडी चीज़ें हैं कि ये गाड़ियाँ फ़रोख्त कहाँ हो रही हैं, सो वहाँ पर पेट्रोलिंग का निज़ाम, वहाँ पर स्नैप चेकिंग का निज़ाम, उनको मजबूत किया जा सकता है ताकि समहाउ इन चीज़ों पर काबू पाया जा सके। और मज़ीद भी इकदाम है जो किए जा, अगर हम देखें ना तो ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो अंदरूनी सिंध की तरफ अगर जाती हैं या बलूचिस्तान की तरफ जाती है, तो जहाँ जहाँ, क्योंकि मैं रहा हूँ और मैं पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान के इलाकों में भी गया हूँ, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो कई ऐसे बॉर्डर्स बने हुए, वहाँ पे कुछ चौकियाँ जो हैं वो तैनात बनी है, उस पर बाकायदा चेकिंग और ये। लेकिन इसमें सारी चीज़ें अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ही चीज़ सामने आ जाती है कि पूरी जो वारदात होती है उसमें पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं मुलविस पाई जाती है और पुलिस के साथ बगैर बातचीत किए गाड़ियाँ सप्लाई करना, आगे लेके जाना, ये बहुत ही नामुमकिन काम है। और कराची की मैं अगर पुलिस की बात करूँ तो बहुत सारे पुलिस ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा ईमानदार होंगे, लेकिन वहाँ की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा करप्ट है, क्योंकि मैंने खुद देखी है, मैंने उनको काम करते हुए देखा है, बहुत सुस्त है वहाँ के जो कार्रवाई में। और ज़्यादातर सबसे मसला ये होता है कि एक छूट जो है, एक वारदात जो करने वाला है उसको छूट इसलिए आसानी से दी जाती है, बड़ी आसानी से, कि जो मुकदमा, क्योंकि जब आप पुलिस के पास जाते हैं मोटरसाइकिल का मुकदमा लेके या गाड़ी का मुकदमा लेके, तो वो बड़ी मुश्किल से आपकी जो एफआईआर है वो दर्ज कराता है। उनकी कोशिश होती है कि ये मामला जो है ये रफा दफा हो, क्योंकि जाहिर बात है कि आगे जो जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं, जितने काम होते हैं वो पुलिस के जिम्मे आ जाती हैं। कहीं ना कहीं अगर जाना है, किसी शहर जाना है, तहकीकात के लिए जाना है, तो वो अगर किराया है वो भी पुलिस अपनी जेब से ही पे करती है और पुलिस को जब वो किराया मिलता है हुकूमत की जानिब से तो 200-300 रुपया ही मिलता है। तो सबसे बड़ा मसला ये भी है कि कहीं ना कहीं पुलिस की कमजोरी ये है कि पैसा उससे ज्यादा लगता है, सरकारी जानिब से जो पैसा आता है वो बहुत कम इनको मिलता है। तो वहां पे ये कोशिश ये करते हैं कि ये सुस्ती जो है वो इख्तियार कर लेते हैं और जो मुकदमा दर्ज भी होता है, अगर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी होती है तो उसमें ऐसी दफात शामिल की जाती हैं, या तो कहीं ना कहीं से पैसा पकड़ के दफात शामिल की जाती, या कहीं ना कहीं पुलिस भी ये चाहती है कि अब केस रफा दफा हो तो वो ऐसी दफात लेती है जिसकी वजह से जो मुल्जिम है या जो मुजरिम है उसको बड़ी आसानी से छूट मिल जाती है। वो जब अदालतों में जाता है और अदालतों में जब केस की पैरवी की जाती है, और जाहिर बात है कि गाड़ी किसी की गई है तो वो जब अदालत जाता है और सामने जब दफा, क्योंकि एफआईआर में जो चीज़ें, दो दफात शामिल होंगी, अदालत में जब वो एफआईआर सामने रखी जाती है, उस केस का पूरा जो तयन किया जाता है, तो जाहिर बात है वहाँ से एक ही चीज़ सामने आ जाती है कि उसमें कहीं ना कहीं जो मुल्जिम है, जो मुजरिम है, जो वारदाती है, उसको कहीं ना कहीं ढील दी जाती है और वो बड़े आसानी से बासानी से बाहर
बाहर आ जाता है और बाहर आके वो दोबारा वही कार्रवाइयां करता है जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार किया गया। उसको पता होता है कि पीछे एक माफिया है जो उसे आजाद करा देगा, या जिस पुलिस के पास जिस थाने में जाता है, जिन जिन थानों की मैं बात करूं तो कई थाने जो हैं वो ऑलरेडी बिके होते हैं, उससे पहले उनकी बोली लगी होती है। एसएचओ से लेकर एसएसपी और एसएसपी से लेकर आगे जितने अफसरान बैठे होते हैं उन तक बाकायदा थानों का जो भत्ता है वो वसूली का जो सिस्टम है, हर एएसआई पर ये लाजिम होता है कि उसने इतना भत्ता जो है वो थाने से इकट्ठा करना है और आगे अफसरान साहिबान को भेजना है। तो यही तरीकाकार है, यही वारदातें पुलिस भी डाल रही है और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कराची में अब तक जो ये मामला है, चाहे स्नैचिंग हो, कार लिफ्टिंग हो, दीगर वारदातें, वो इसलिए बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल ठीक। बिलाल खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, इस हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम पहले भी डिस्कस करें, तमाम मामला जो है ठीक है, पुलिस ने जो नई स्ट्रैटेजी तरतीब दी है उसमें मुख्तलिफ इकदाम करने को जा रही है, लेट्स सी कि उनसे क्या फायदा होता है। बट इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो इंतहाई मतलूब कार चोर हैं उनके सर की कीमत भी मुकर्रर की गई है। ठीक है, ये तमाम तर चीज़ें तो बहुत बेहतर हैं, बट अगर हम देखें तो जो पुलिस एहलकार इन तमाम तर मामलात में इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जिनके बगैर ऐसा कोई काम हो नहीं सकता, आपको नहीं लगता इनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए? बिकॉज इंटरनली तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। सानिया मरी को लेकर पंजाब हुकूमत की 5 रुकनी तहकीकाती टीम सयाहों की हलाकत की वजूहात का तयन करने लगी है। कमेटी ने गुज़श्ता रोज़ अपने काम का आगाज भी कर दिया। आज सुबह इजलास भी हुआ है। सो पेशरफ्त कहाँ तक पहुँची है, इस वक्त तुफैल अब्बासी नुमाइंदा मरी हमारे साथ मौजूद हैं। तुफैल, इस हवाले से बताइएगा ओवरऑल सिचुएशन क्या है, हालात कैसे हैं, प्लस ये जो तहकीकाती कमेटी का इजलास हुआ, पेशरफ्त क्या आप देख रहे हैं? जी, अभी तक जो तहकीकाती कमेटी का इजलास हुआ है उसमें जो है चार्जशीट तैयार की जा रही है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है महकमा हाईवे को ठहराया जा रहा है। महकमा हाईवे जो है मशीनरी को मूव किया, बाद मशीनों में डीजल मौजूद नहीं था। इसी तरह जो है ट्रैफिक को भी इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि अगर ट्रैफिक का फ्लो बढ़ गया था तो इन्होंने बर वक्त जो है उसको रोका क्यों नहीं है, ट्रैफिक को उधर जाने क्यों किया। और इस तरह जो इंतजामिया उस पर भी ये जिम्मेदारी की जा रही है कि अगर मौसमियात में प्रेडिक्शन कर दी थी और ये नहीं था कि आइंदा 1 हफ्ते तक जो है बर्फबारी होगी, शदीद बर्फबारी होगी, और उसके दौरान जो है इंतजाम की जाए, प्लानिंग की जाए, मनसूबाबंदी की जाए, किस तरह से उनको निकालना है, कौन कौन सी शहरों को पहले साफ करना है, कौन कौन सी शहरों से रस्सियों को होने की इजाजत देनी है, किन शहरों को बंद करना है। इस तरह के तमाम हदायत को 1 हफ्ता पहले इंतजामिया को भेज दी गई थी, लेकिन जब बर्फबारी का आगाज हुआ तो कोई भी महकमा जो है वो अपनी कारकर्दगी ना दिखा सका, किसी भी महकमे ने अपनी जिम्मेदारी पूरी ना की, जिसके बाद जो है बड़ी कीमती जानें ज़ाया हो गई। ठीक है जी हरमीत। अच्छा तुफैल, अगर हम देखें तो बहुत सारी खबरें जो हैं वो इस वक्त गर्दिश भी कर रही हैं। जिस तरह मरी बाइकाट की एक मुहिम सोशल मीडिया पे चली है, तो उसके बाद हमने कल देखा कुछ रिपोर्ट्स सामने जो आई हैं, जिसके बाद कई होटल मालिकानों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन कई होटल जो है वो बंद पड़े हैं, सयाह ना होने के बराबर हैं। तो इस वक्त जो है कुछ होटलों को सील किया गया है, क्या ऐसी खबरें दुरुस्त हैं? जी बिल्कुल, तहसील इंतजामिया ने ज़ेर हुकूमत की हदायत पर चंद होटल सील किए हैं। उनको उनके खिलाफ ये चार्ज है कि वो उन्होंने ओवर चार्ज किया, जिसके बाद उन होटलों को सील किया गया। कोट रोड पर 3 होटल सील किए गए हैं, कार्ट रोड पर होटल सील किए गए हैं, बैंक रोड पे भी एक होटल सील किया गया है, इसी तरह अबूजर में एक होटल सील किया गया है। और उनके खिलाफ जो शिकायत है कि उन्होंने पुरानी बर्फबारी ओवर चार्जिंग की, जिसके बाद ये होटल किए गए हैं। ठीक है, अच्छा तुफैल, काफ़ी ज़्यादा तफसील तो आपने बता दी। इस हवाले से बताइएगा, अभी मरी और जो मुख्तलिफ इसके इर्द गिर्द के एरियाज़ हैं वो बंद हैं सयाहों के लिए, एक्सपेक्टेड क्या है, कब तक खोल दिए जाएंगे? जी 17 मील टूल प्लाजा से, जीटी रोड से भी और एक्सप्रेस वे से भी सियाहों को दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही, जिसके बाद जो है तमाम जो सियासी मकामात हैं, पत्रियाटा, पिंडी पॉइंट, गलियार और दीगर जितने सियासी मकामात वो मुकम्मल तौर पर
की मफलूज होकर रह गया है। किसी भी मकाम पर कोई क्या मौजूद नहीं है। तमाम खबरें जो है दूसरी का मंजर पेश कर रही हैं। इस सिलसिले में कल जिला मरी में एक इजलास हुआ जिसकी सदारत मेंबर कौमी असम्बली प्रोफेसर सदाकत अली अब्बासी और मेंबर सूबाई असम्बली के मेजर लताफत फकीर ने की। इस इजलास में ट्रेड यूनियन होटल एसोसिएशन और तमाम सियासी जमातों की जो थे उन्होंने शिरकत की और मेंबर कौमी असम्बली से ये मुतालबा किया और शदीद एहतजाज भी किया कि फौरी तौर पर टोल प्लाजा से सियाहों को दाखिले की इजाजत दी जाए ताकि जो सियासी सरगर्मियां हैं दोबारा शुरू हो सके, क्योंकि यहाँ के लोगों का ज्यादातर रोजगार है वो सियाहत मसला है और लोगों को 5 दिन से जो है मरी बंद है, जिसके बाद लोगों की जो माशी। अच्छा तुफैल अब्बासी, अगर हमने देखा जो इतनी ज्यादा बर्बारी हुई तो उसके साथ साथ टेलीफोन, पीटीसीएल और दीगर जो है खासकर बिजली का जो निजाम है वो काफी दरहम बरहम हो गया। तो अब ये बताइएगा कि कौन कौन से इलाकों में अब भी बिजली से लोग महरूम हैं। तुफैल साथ ही मौजूद रहिएगा। हरमीत आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी हरमीत, अब सवाल कीजिएगा। अच्छा तुफैल, जो हमने देखा कि भाई जो तूफानी बर्फबारी हुई उसके बाद बिजली का जो निज़ाम है वो भी दरहम बरहम हुआ। कई जगह पे जो कनेक्शन है टेलीफोन के या पीटीसीएल के या इस तरह जो मोबाइल सिग्नल है वो भी बड़े मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ा। और अब कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पे अब भी ये बिजली का जो निज़ाम है अभी तक इसकी बहाली के हवाले से कोई काम नहीं हुआ, या कुछ किन किन इलाकों में अभी बिजली जो है वो बहाल हो चुकी है? जी, जो बर्फबारी के बाद अभी तक जो तमाम देहाती इलाकों के लिंक रोड जो शहर को मिलाते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। देही इलाकों में अभी भी जो है निज़ाम बहाल नहीं हो सका। तमाम देही इलाकों में इस वक्त भी बिजली का निज़ाम दरम बरम है और जो देही इलाके इस वक्त भी तारीकी में डूबे हुए हैं। शहर में भी जब इशाराएं अभी तक को नहीं जा सका। तलब रसद के लिए जो रोड है मोची मंडी उसको अभी तक शहर जो रास्ते हैं जो मशीन नहीं बल्कि सेंट्रल उन्हें मकामी तरीके से वो भी अभी तक। अच्छा तुफैल, इस हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने भी बताया कि अभी मरी को खोला नहीं गया, बट जब दोबारा खोला जाएगा तो इस हवाले से कोई स्ट्रैटेजी तरतीब दी गई है कि अब किस अंदाज में क्या हिकमत अमली होगी, किस तरह से इसको खोलना है ताकि अल्लाह ना करे आइंदा दोबारा ऐसे हादसा अब नहीं आइंदा आने वाले सालों में भी रूनुमा ना हो? कोई स्ट्रैटेजी इस हवाले से ज़ेरे गौर है? तो जब बर्फबारी शुरू होगी तो महदूद पैमाने पर सियाहों को दाखिले की इजाजत होगी। जीटी रोड और सेक्टर वे के जो प्लाजा है वहां पर मॉनिटरिंग की जाएगी और जो महदूद पैमाने पर गाड़ियां होंगी उनको आने की इजाजत दी जाएगी। और अगर मुकद्दर जो पैमाना है उससे ज्यादा गाड़ियां जब दाखिल होने की कोशिश करेंगी तो टोल प्लाजा जीटी रोड और टोल प्लाजा सियाहों को दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाएगी और सियाहों को दाखिला नहीं किया जाएगा ताकि मेरी शहर दीगर सियासी मकामात जो गाड़ियों का लग जाता है, जो गाड़ियां सड़क पे आ जाती हैं जिससे बायस सड़क को साफ करना मुश्किल हो जाता है, की रवानी जारी रखना मुश्किल हो जाता है। इस सिलसिले को रोकने के लिए एक महसूस पैमाने पर दाखिले की जरूरत होगी। ठीक है जी। तुफैल अब्बासी, अगर हम यहाँ पे देखें तो होटल जो ताजरान जो एसोसिएशन की जो सदर थे प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, बड़े बड़े दावे भी किए कि जिस होटल ने ज्यादा पैसा वसूल किया तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अब आपको पता है कि भैया रसीदें जो हैं लोगों ने सोशल मीडिया पे भी डाली है, मीडिया पे भी आ गई है और अब आप भी कह रहे हैं कि जो होटल्स हैं उनको सील कर दिया गया है। तो ऐसे में जो ये जो सदर्स हैं, ये जो ताजरान हैं, तो क्या इन्होंने जिस तरह कहा था कि हम उन होटल के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, तो अब उनका क्या मौकिफ है इस हवाले से? जी, वो अभी भी कह रहे हैं कि जिन होटल ने जायद चार्जिंग की है उनकी रसीदें लाएं, उनका कोई प्रूफ लाएं, वो जो जिनसे लिए है वो लोग खुद आए तो उन होटल के मालिकान के खिलाफ, उन होटल के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ इंदराज मुकदमा किया जाएगा और हम हर तरह से उनसे ताउन करेंगे। जिस तरह एक बात चल रही थी कि जो किसी होटल वाले ने किसी का जेवर गिरवी रखा है, किसी जो है मोबाइल रखा है, गाड़ी किया, तो उन्होंने ये फिलहाल तो ये बातें सोशल मीडिया पे वो लोग जो इससे मुतासिर हैं वो कोई लेके आए, कुछ लेके आए, तो हम होटल मालिकान के खिलाफ जो है से मिलकर कार्रवाई करेंगे और जो जिस तरह भी वो मुतमिन कर सके हम इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है।
तुफैल इस हवाले अच्छा, एक और चीज तुफैल, मेरे ख्याल में जी टाइम जी है तो हरमीत, मैं एक हाँ जी सवाल है, और भी कर टाइम है। लेते हैं अगर। हाँ जी 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 तुफैल साहब, अगर हम देखें तो जिस तरह आप कह रहे कि जो सड़कें हैं वो बंद हैं कई, क्योंकि जाहिर बात है सड़कें तो खुली है लेकिन इजाजत नहीं है। ऐसे में हमने देखा कि जब तूफानी बर्फबारी थी और आने वाले हफ्ते में इससे मजीद बर्फबारी के भी इम्कानात है, तो ऐसे में लोग जो है मुकामी लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है? क्योंकि हम देखें तो टमाटर, प्याज, सब्जी, दीगर जो चीजें हैं वो अगर नहीं पहुंच पा रही, तो क्या ये मसाइल भी हैं वहां पे मुकामी लोगों को इस वक्त? जी जी बिल्कुल, जब बर्फबारी शुरू होती है तो जो बड़ी गाड़ियां, ट्रक वगैरह हैं, तो छोटी गाड़ियां हैं, उन्हें दाखिले की इजाजत नहीं दी जाती, जिसके बाद ये मसाइल भी पैदा होते हैं। शेख और की जो है वो किल्लत भी पैदा होती है, लेकिन चूंकि बर्फ 1 या 2 दिन होती है, इसलिए इस बर्फबारी से पहले ही ताजर है, जो होलसेलर है, जो दीगर लोग हैं, वो इन चीजों का पहले ही स्टॉक कर देते हैं ताकि बर्फबारी के दौरान जब रास्ते बंद हों तो ज्यादा मुश्किल पैदा ना हो। अच्छा, तो पहले इस हवाले से भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हरमीत ने भी बात की, ये भी कहा जा रहा था कि गिरफ्तारियां कुछ अमल में आई हैं, जो होटल मालिकान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने ज़्यादा रेंट वसूल किया। अभी तक जो एक गिरफ्तारी हमारे नॉलेज में है वो ये है कि जो शख्स जानबूझकर बर्फ़ फेंक रहा था और सयाहों का रास्ता रोक रहा था और फिर उनसे पैसे बटोर रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से अपडेट और मज़ीद जो लोग इस मामले में इन्वॉल्व थे, कोई मज़ीद गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं? जी बिल्कुल, अभी तक और कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। इससे जो जीप वाला है, इसके हवाले से एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने अपनी मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज करके इसको गिरफ्तार किया था, जिसको कल अदालत में पेश किया गया और उसको अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है। दीगर जो होटल मालिकान है उनके खिलाफ कोई भी मुद्दई नहीं है, बातें जो है वो सोशल मीडिया पे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो फिर हमारे साथ मौजूद थे मरी और इसके मामले से मुतालिक जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल थी वो हमें आगाह कर रहे थे। अभी हमें एक ब्रेक पर जाना है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, जब कुदरत ने दो लोगों को आपस में मिलवाना हो तो फिर रास्ते, फासले या कितने साल गुजर चुके हैं, ये तमाम चीज़ें मैटर नहीं करती, फिर वो चीज़ होकर रहती है। आप में से कोई भी इमेजिन कर सकता है कि क़याम पाकिस्तान के वक्त दो भाई बिछड़े जो अब 74 ईयर्स के बाद एक दूसरे से मिले हैं, और ये मुलाकात जो है ये करवाई किसने? इन साहब का नाम है नासिर ढिल्लू, जो अभी हमें आगे चलकर शो में ज्वाइन भी करेंगे। सो पाकिस्तान के सिद्दीक फैसलाबाद से भारतीय पंजाब से आने वाले अपने भाई जिनका नाम हबीब उर्फ शीला है, इनसे मिलने करतारपुर पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को पहचान भी लिया। ये मुलाकात 74 ईयर्स बाद हुई और इस मौके पर इंतहाई जज्बाती मनासिर भी देखने में आए। सो इस वक्त मोहम्मद सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जिन साहब ने ये मुलाकात करवाई। नासिर ढिल्लू साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। नासिर साहब, सबसे पहले बहुत जबरदस्त काम आपने किया, बट ये किया कैसे, मुमकिन कैसे हुआ? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जितने भी देखते हैं, इस तरह हमारा ना एक हम यूट्यूब पे पंजाबी लहर के नाम से चैनल है, पिछले 4-5 साल से हम उस पर वर्क कर रहे हैं। पार्टीशन बेस्ड स्टोरीज है उनको करते हैं। इसी तरह या जो फैमिलीज उधर रह गई इधर रह गई है उनको रिकनेक्ट कराने की कोशिश करते हैं। तो 2 साल पहले हमने ये वीडियो बनाई थी बाबा जी, तो 2 दिन बाद ही इनके जो छोटे भाई हैं जो उस वक्त 6 महीने के थे, उनसे कांटेक्ट हो गया था। तो वेरी नेक्स्ट डे हमने इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस कराई के जरिए इनसे बात करवा दी। फिर बीच में आ गया कोरोना आ गया, या इनका पासपोर्ट के इशू थे, तो पासपोर्ट वगैरह बनवाए, तो बाद में कोरोना आ गया, इनके आपस में कोई वीज़े वगैरह का प्रोसेस नहीं चल सका। तो अभी 10 जनवरी को हमने उन्होंने टाइम दिया करतारपुर साहब आने का, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान आर्मी का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। उन्होंने उधर लेके गए, फिर सारी फैमिली उधर 60-70 लोग उनके थे, उनको लेके गए उधर जाके उनके मुलाकात जो उनकी करवाई। तो उस वक्त जो मौका पर मौजूद थे, वो चाहे छोटा था बड़ा था, जितने भी लोग थे उधर देखने वाले, सारे अश्बार हुए देख के। जब इन्होंने एक दूसरे को गले मिले, जफ्फी डाली, तो उधर से जो इंडिया वाली साइड है, उधर से फुले वाला गाँव है, तो उधर से डॉक्टर साहब है, उन्होंने बड़ी मुआवनत की, और इधर से इशराक भाई है, इन्होंने मुआवनत की। इस तरह इनका आपस में रीयूनियन या दोबारा 74 ईयर्स बाद में। जबरदस्त काम आपने किया है। हरमीत, आप कोई सवाल करना चाहेंगे?
जी जी, नासिर साहब, नासिर ढिल्लों साहब, बहुत मुबारक हो, बहुत कमाल का काम आप करते हैं। आपकी बहुत सारे वीडियो जो हैं हम देखते रहते हैं, और ये जो वीडियो है इसमें जो रगत अमेज मनाजिर हैं बड़े जज्बाती किस्म के हमने भी देखे हैं। नासिर ढिल्लों साहब, आप बाबा जी आपके साथ बैठे हैं, तो क्या अब इनके पाजी जो हैं वो आए, छप्पी डाली दोनों ने करतारपुर साहब में, तो क्या अब इरादा इनका है या उनकी फैमिली का है कि हिंदुस्तान इनको बुलाए और इनकी मेहमान नवाजी वहां पर भी की जाए? बिल्कुल बिल्कुल जी, इस तरह पहले भी थी, इनकी कोशिश तो पहले भी रही थी। हमारे दोस्त मेरे साथ होते हैं दौलत सिंह, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी वीजे के लिए। तो पहले तो उनके तो पासपोर्ट वगैरह नहीं थे, क्योंकि वो जो इनके छोटे भाई हैं वो उधर बिल्कुल अकेले रहते हैं, मीन्स के उधर सरदार फैमिली है, उनके घर में रहते हैं। तो उनका पासपोर्ट का इशू था। पहले हमने क्या कि उनका पासपोर्ट बनवाया, फिर मैं और लवली इस गाँव में आए, इन बाबा जी का डॉक्यूमेंट कंप्लीट किए, इनका पासपोर्ट बनवाया। इस तरह कोशिश तो है, गवर्नमेंट से अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है कि जरूर इनको वीजा जो है। बाबा जी नाल भी थोड़ी जी गल कर लेने। बाबा जी खुशी हुई आपने पाजी से मिले, छप्पी पाई, कितने खुश हुए? जारी बात है बहुत अरसे बाद आपकी मुलाकात उसके साथ हुई। तानू पूछ रहे तुसी दसना जरा कहने किस तरह लगा, जरा दसना। हाँ, बहुत चंगा लगा, चंगा, बड़ी खुशी हुई सानू, बहुत ज्यादा। अच्छा, शुक्रगुजार हां। अच्छा, ते होर दिल करदा तुहाडा उत्थे जाण लई? पाजी ने मिलन वास्ते दिल करदा तुहाडा? हां जी, अरे उत्थे जाण नूं दिल कर रहा, बहुत बहुत जी करदा। जिसले वो चले गए तो फिर परेशानी बन गई सानू। अच्छा, थोड़ा मिला। हाय हाय। अच्छा बाबा जी, ये भी बताएं, जब आपकी मुलाकात हुई तो कोई पहचान में आए, क्योंकि 74 इयर्स बाद, 74 साल बाद आपकी मुलाकात हुई। हाँ जी, वो साल पहले जो करते रहे ना असी टेलीफोन ते मोबाइल ते, जो पछाण फिर आ गई, अगले नूं पूछया, दसिया अग्गों पिछों, तो पता लग गया। अच्छा, वो जो फीलिंग्स थी जो आपने अपने अंदर महसूस की, जो जज्बात थे, वो बताएं, वो उस टाइम आपने क्या महसूस किया जब आप अपने भाई को अपने साथ गले लगाया? कहंदे किवें महसूस कीता अब जो तुसी इत्थे रोण लग गए, किस तरह दी फीलिंग आई, तुम किस तरह महसूस? हां, दसो जरा। हाँ, इन्होंने सुनना, सॉरी सुनता थोड़ा ऊंचा है तो इसलिए मुझे बताना पड़ता है। जी जी, आप बिल्कुल बताएं किस तरह का लगा आपको उनसे मिलकर, जब अच्छा जब भी तुसी उन्होंने हां, बहुत दुख आया, बहुत खुशी वाली गल हुई है जी। अच्छा, ये नासिर साहब ने आपकी मदद की और आप अपने भाई से मिल गए, बट ये जो 74 इयर्स, 74 साल का अरसा था, कभी उनकी याद तो ऑब्वियसली आई होगी, कोशिश की कि मुलाकात हो जाए? इन्हों ने असी शुक्रगुजार जी, साडू इन्होंने बहुत आसान साडे ते कीता। अगे इन्ना साल पिछों कोई पता नहीं लगता। ठीक है, ठीक अच्छा, है। नासिर ढिल्लों, ये भी बताएं जरा कि क्या उनके फैमिली के हमरा भी कोई लोग आए थे, इनके भतीजे या इनके बेटे जो हैं वो भी मिलने गए थे? क्या इस तरह भी कोई हुआ था सीन? क्योंकि हम देख तो रहे थे कि बाबा जी मिले तो बड़े रो रहे थे, वो पापा जी भी बड़े रो रहे थे। हाँ जी हरमीत जी, ये तकरीबन कोई 70 के करीब लोग गए थे, पूरी बस बड़ी भर के गए थे। इनके बाबा जी के पोते पोतियां भांजे सभी लोग गए थे, सभी गले मिलके जो उनके बुजुर्ग थे उनको रो रहे थे, आपने वीडियो में। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर साहब, हम मौजूद थे। सिद्दीक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नासिर साहब ने जो काम किया, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में ये दुनिया में तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने काम किया, बट इनको इसका अजर आखिरत में भी मिलेगा। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।